म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रहा है। ये प्लेसमेंट थी ना हमारी, ये कर चुके थे या ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है ना? जी। ओके। ओके। अब देखिए, जो ये प्लेसमेंट है, नाइन्थ केतु और ये जो आपका इसके अपोजिट में राहु, तो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस हो गया स्पिरिचुअलिटी का, गुरु का, आध्यात्मिकता, और आपके गुरु का, फादर का, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। आपके रिलीजन का होता है, आपका फेथ, किस पे आपका फेथ है ना, विश्वास जिसको बोलते हैं, और आपका लक, और हायर हायर स्टडी जो भी आप करते हो, हायर नॉलेज जो एक्वायर करते हो लाइफ में, वो आता है आपका नाइन्थ हाउस से। मतलब कोई व्यक्ति पीएचडी की डिग्री या आगे कुछ अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है, वो जो भाव है और वो आपका। तब नाइन्थ में शायद राहु पढ़ाएंगे, एक से राहु शुरू किया था, राहु इन फर्स्ट हाउस से शुरू किया था। यस अच्छा अच्छा। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके हाँ ओके सर। ओके हाँ ओके। हाँ सर, ये प्लेसमेंट आ गया ना। अब जैसे जो नाइन्थ हाउस जो बताया मैंने, आपका धर्म, गुरु, फादर, आपका लक, और आपका आपकी हायर एजुकेशन, लंबी यात्राएं, ये सारा कुछ, और इसके अपोजिट में है केतु। तो ये क्या जो हम बात कर रहे थे कि जो इनकी प्लेसमेंट है, तो वहां चीज को उसको पाना है, और जो ये इसके अपोजिट में केतु है, जो वो एक्सपीरियंस पहले से ले चुका है, हम इस तरह से डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ का राहु क्या है कि यहाँ का राहु, क्योंकि उस टाइम के अंदर कुछ भी स्थिति के अंदर कुछ चीजें जो थी वो पेंडिंग रह गई उसकी, कि ये सब करना। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहेगा, अपनी कुछ बाउंड्री से बाहर जाके कुछ ऐसी चीजें करने चाहेगा जो जो ट्रेडिशनल, जैसे आपका कोई भी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन के अंदर हो, राहु उससे ऊपर कर, उससे कुछ आगे होके कुछ ऐसा करना चाहेगा कि जो आपके समाज में नहीं चलती है, कुछ अलग धर्म का फॉलो कर लेना। ऐसे व्यक्ति देखोगे, जैसे हम मरण कारक स्थान पढ़ रहे थे, हम नाइन्थ का राहु, तो हम उस टाइम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जैसे उसकी स्थिति होती है, क्योंकि एक धर्म के या एक सात्विक जो अच्छा शुभ ग्रह है, जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है ना। तो जो 1 5 9 है ना, जो धर्म त्रिकोण है, वो आपका जो है वो सारा आपका पास्ट लाइफ का, ये जो त्रिकोण है, यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके है ना फिक्स है। मतलब ये ऐसा है कि इनमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, कि 5वां पूर्व पुण्य कर्म है, और ये फिफ्थ से फिफ्थ पड़ता है, तो यहाँ पे भी पूर्व पुण्य कर्म हो गया, और फर्स्ट आप सुख। तो इसमें आप कुछ यहाँ पर जो भी चीजें आपकी पड़ी है वो फिक्स है, मतलब उनमें आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो दैट मीन्स है कि ये व्यक्ति कुछ अलग धर्म का फॉलो करना, अलग धर्म अपना लेना, गुरु 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 की बात नहीं सुनना, कुछ एथिस्ट, भगवान पे विश्वास नहीं करना, ऐसी टेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी इस व्यक्ति के अंदर। प्लस कुछ बाहर की, यहाँ से बाहर की जर्नी भी जाती है, फॉरेन से भी, फॉरेन का भी कनेक्शन यही बनता है।
तो ये व्यक्ति बाहर में जाके कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहेगा, बाहर जाके कुछ नए एक्सपीरियंस लेना चाहेगा। मतलब इस 9th हाउस की जितनी भी एक्टिविटी है उसके अंदर उसका डिजायर है उसको जानने का, क्योंकि ये चीज उसकी छूट गई थी, है ना। तो इस वजह से ये सारी 9th हाउस की आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी अगर 9th हाउस का राहु है। ठीक अपोजिट में केतु 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस का जैसे 3rd हाउस में आपका कम्युनिकेशन है, सिबलिंग है, आपके जो आप कैसे एक्सप्रेशन करते हो, तो इस तरह का होता है। तो सिबलिंग के साथ में यहाँ एक चीज ये, जब ग्रह बैठते हैं कोई भी, तो जो आपके लिविंग सिग्निफिकेंस है उनको थोड़ा सा उनमें दिक्कत देते हैं, उनको खत्म करते हैं लिविंग सिग्निफिकेंस को। तो यहाँ पे देखोगे आप छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ कुछ विचारों में मतभेद या इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पड़ोस होता है, तो आप देखना 3rd हाउस केतु है, आप मैच करा के देखना कोई जैसे आपके आसपास में कोई, मतलब इस तरह का देखने को मिलेगा, कोई आपका मंदिर मिलेगा, और या कोई जैसे योगा सेंटर हो गया, ध्यान सेंटर हो गया, मेडिटेशन सेंटर हो गया, अगर किसी का प्लेसमेंट बन रहा है वो अगर अपने आसपास में देखेंगे तो इस तरह का कोई अ, देखने को मिल सकता है पड़ोस के अंदर आपके। है किसी का केतु 3rd और 9th राहु, या आप किसी को जानते हो? मेरा है सर, मगर दूसरे धर्म में इतना बिलीव नहीं है। हैं? मेरा है, ओके। मेष राशि का राहु है, 9वें भाव में। हम्म। ये ओके। मगर मेरा तो अपना अधर्म में ही ज्यादा विश्वास है, मगर दूसरे धर्म का सम्मान जरूर करता हूँ। हम्म। हाँ, मतलब जैसे और जो पड़ोस में मंदिर है। पड़ोस में मंदिर है, और फादर के साथ में, जी। फादर का गुरु के साथ में कोई चीज को आप अपने आप को नया एक्सप्लोर करना या उनकी बात को थोड़ा चैलेंज करना, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। अगर उसने कहा है तो उसको वेरीफाई करना, क्योंकि राहु हर चीज को ऑब्जर्व करता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको उसको प्रमाण चाहिए कि ऐसा है तो है, क्यों है। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा अगर हाँ, आपको हर कोई। बात। हाँ ये आप, बात तो हाँ, जरूर है कि किसी बात का हाँ, उसका प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता हाँ, होती है। प्रमाण मिलने की आवश्यकता है। एक होता है ना, एक होता है कि ठीक है कि एक आदमी की ट्रस्ट है किसी के ऊपर, ठीक है किसी ने कह दिया ट्रस्ट है, ट्रस्ट करके मान लिया, लेकिन राहु वाला चैलेंज करेगा कि नहीं ऐसा है तो मुझे एक्सप्लोर करके देखना है, मुझे देखना है कि होता क्या है। मतलब ये ऐसे हो गए कि भाई हम मानते हैं कि भगवान है, हम हमारा एक बिलीव सिस्टम है, देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन चूंकि अगर यहाँ पर है तो ये व्यक्ति चाहेगा कि मैं तो देखना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि है क्या। तो इस तरह की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ सर, मेरी बेटी की कुंडली में भी राहु 9th हाउस में है, वो हम्म। भी ऐसा ही कहती है। हाँ, जी हाँ, सर। ऐसा जी। ऐसा कहेगा, है ना। जी। हम्म। क्योंकि ये देखिए, ये ना, ये आपके जुपिटर यहाँ का कारक है ना। हम जब कारक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था बृहस्पति यहाँ का कारक है ना। तो इसलिए ये धर्म का स्थान है, और यहाँ पर जब कुछ कॉम्बिनेशन आता है तो दैट मीन्स है कि ये कुछ दोष भी क्रिएट करता है। यहाँ पर को उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई या उसको थोड़ा ठीक करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके अच्छे स्थान पे, मतलब आपके पास्ट लाइफ के जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के जो कर्म है, उसके अंदर कुछ एरर रहा है, तभी आपको ये प्लेसमेंट मिली है राहु 9th हाउस में। सर, नाउ और 9th हाउस में ये दादाजी को बताता है। है राहु ना। वक्री होके राहु वक्री हो जाता है यहाँ पे, वो दादाजी को बताता है। वो दादाजी जो मेरे थे वो धर्म में बिलीव नहीं करते थे। हाँ, तो राहु पैटर्नल है ना, राहु दादा है। जी। मैंने बताया था ना, राहु आपके जी। दादा है। हाँ, राहु दादा को हम्म। डिनोट करता है, केतु आपके नाना को डिनोट करता है ना। जी। केतु जी। आपके जो मैटरनल साइड के रिश्तेदार है, जो आपके ननियाल साइड के रिश्तेदार है, उनको डिनोट करता है, और राहु है जो आपकी आपके दादा को, उनको डिनोट करता है। ये मैंने बताया था आपको। जी। तो हाँ। ये चीज है। जी। अब आपकी ये प्लेसमेंट होगी। अब मतलब आपको क्या है कि 4th हाउस के जितने भी आपने सुख थे, जितने भी सुख थे वो आपने, आप पहले से उनको भोग चुके हो, है ना। मेंटल पीस है, चाहे मदर के साथ है, चाहे व्हीकल है, चाहे लग्जरी है, सब कुछ आपने आपने यहाँ पे देख लिया है ना। अब क्या है, अब ये प्लेसमेंट आपको मिल गई, चूंकि आपको
जो जिस प्लेसमेंट में अब हमने जो पीछे स्टडी किया था तो उसमें ये बताया था जहाँ केतु का प्लेसमेंट है वो चीज आप उसको आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। आपको ऐसे देखना है कि वो चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, लेकिन उस एक्सपीरियंस में आपका जो जन्म हुआ है उस टाइम के अंदर आपको कुछ पास्ट लाइफ का वो चीज आपको ध्यान में है कि हाँ ऐसा ऐसा मैं था, लेकिन आप उसी सुख में रह के आपने कुछ बाहर का नहीं देखा, या बाहर की प्रोफेशन कैसा होता है वो सब डिजायर आपके रह गए थे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो ये पर्सन है ये भी थोड़ा सा मतलब आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, या लोनलीनेस फील करता है, या शांति चाहता है। जो बच्चे होते हैं ना कि जो बंद कर लेते हैं, किसी का डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते, किसी को पढ़ते हैं तो किसी को लगता है कि हाँ ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ बंद कर कुरा के एकदम से ऐसे बैठते हैं, है ना। तो यहाँ आपको वो देखिएगा मदर के साथ में थोड़ी सी हो सकता है कि अनबन रहे, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। कि इन जनरली ये लोग का थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि इनको थोड़ा सा घर से शिफ्ट होना पड़ता है कि कहीं घर से 200-300 किलोमीटर पे 500 किलोमीटर जाके अपना काम सेट करे या प्रोफेशन सेट करे, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब क्या है कि जो फोर्थ हाउस जो उसमें मैंने जब पास्ट के अंदर इतना कुछ कर लिया, तो जो 10th हाउस जो आपका ठीक अपोजिट में बैठता है, 10th हाउस डिनोट करता है आपके नेम फेम, आपका प्रोफेशन, है ना, कितनी प्रसिद्धि आप पा सकते हो। तो वो सब के पीछे अब यहाँ पर उसका डिजायर रहता है कि इन सब को मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं, अपने आप को कितना मैं आगे तक मैं ले जा सकता हूँ। ये राहु का जैसे मैंने बताया था जो आपके 3, 6, 10 और 11 ये कहलाते हैं, सॉरी 10, 11 जब मैंने बताया था ये होते हैं उपचय हाउस, है ना, जो समय के साथ ग्रो करते हैं। यहाँ पर जिन ये पाराशर जी ने कहा है कि यहाँ पर अगर आपके मेलेफिक प्लेनेट मतलब राहु मंगल केतु शनि अगर बैठते हैं तो अच्छा करते हैं, मतलब समय के साथ ये ग्रो करते हैं। तो दैट मीन्स है कि उस प्लेसमेंट की जगह ये पोजीशन बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। जो आपके जितने भी आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, कोई बहुत बड़ा मंत्री है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या आप कह दो जिन्होंने ऊंचा जो ऊंची प्रोग्रेस जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी ये उसके लिए, क्योंकि इनके सपने बहुत ज्यादा है ना, मेटेरियलिस्टिक डिजायर या कह दो कि सब कुछ पा लेना अपनी मुट्ठी में कर लेना। तो ऐसी सोच लेके जो व्यक्ति है वो आपको दिखेगा 10th हाउस का राहु। तो ये अच्छी प्लेसमेंट है राहु की, क्योंकि कर्म के अंदर क्या चाहिए, कर्म के अंदर आपको जब आप काम करते हो तो कुछ ऑब्सेशन चाहिए, कुछ डिजायर चाहिए, लेकिन होता क्या है कि यहाँ भी आपको बैलेंस करना है। यहाँ आपका शांति है, यहाँ आपका सुख है। तो व्यक्ति को क्या है कि दोनों के बीच में एक चैलेंज ये मिला कि उसको मेंटल पीस भी मेंटेन करनी है, प्लस अपना प्रोफेशन भी देखना है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ आदमी फंस जाता है कि अगर इस तरफ ज्यादा झुकाव कर दिया, अगर मान लो व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक डिजायर के अंदर या सब कुछ अचीवमेंट के पीछे अगर चला गया, तो उसका जो सुख है वो थोड़ा सा उससे छिन जाएगा। तो इस लेके ये हमेशा एक टेंशन बना रहता है कि जो पुश एंड पुल वाली सिचुएशन है वो बनी रहेगी। तो इसको पार पाना है या इसको आपको ओवरकम करना है ना। अगेन ये हो गया आपका राहु, ये हो गया केतु। अब क्या है, ये जो पंचम भाव है हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी का है, आपके प्रोजनी का है, संतान का है, संतति का है ना। पंचम से आपका बुद्धि आता है, पंचम से आपके मंत्र आते हैं। पंचम में आपका रोमांस है, पंचम में आपके जो अफेयर करते हो पंचम में वो आता है ना। तो पंचम हाउस आपकी क्रिएटिविटी का भी है, मतलब किसी के अंदर कितना टैलेंट है या कितना म्यूजिक के प्रति, या आप कह सकते हो कोई राइटिंग पेंटिंग ये सब चीजें करते हैं। तो क्योंकि थर्ड से थर्ड है ना, तीसरे से तीसरा पंचम आता है, तो यहाँ पे भी आपके राइटर, आपके पोएम, आपका म्यूजिक, आपके जितने भी हैं वो सब पंचम से आते हैं। जो क्रिएटिविटी जो आप करते हो वो सारा पंचम से आता है। तो ये सब, और ये पूर्व पुण्य का विभाग, पूर्व पुण्य का भी है। तो यहाँ से पंचम की एक्टिविटी मैं पहले से देख चुका हूँ, अब मुझे नहीं करनी। तो ऐसे व्यक्ति का क्या ना कि थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर ब्रेक, एजुकेशन में ब्रेक आएगा, एजुकेशन नहीं करना चाहेगा, या इस तरह की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी।
स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका ध्यान ज्यादा रहेगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा, है ना। और जो अगर इस तरह की, क्योंकि यहाँ पर सन का एनर्जी भी है, तो आप देखोगे मिस कैरेज या एबॉर्शन इस तरह की जो आती है वो पंचम से आपको देखने को मिलेगी, इस तरह का प्रॉब्लम। अब ठीक इसके सामने 11th में 11 नंबर में राहु है, तो दैट मीन्स कि राहु क्या है, राहु को विश फुलफिलमेंट है, 11वां घर आपका विश फुलफिलमेंट का है, आपके डिजायर का है ना, आपके फ्रेंड्स का है, आपके समाज का है। तो जितनी इच्छाएं व्यक्ति जो लेके चलता है एक पूरी लाइफ को जीने के लिए, वो सारी उसको अचीव करनी है। तो यहाँ का राहु भी जैसे मैंने बताया 3, 6, 10, 11 के अंदर ये बहुत पावरफुल, प्लस ये एक्वेरियस, ये कुंभ राशि का को-लॉर्ड भी है। तो वैसे भी देखा जाए तो यहाँ का राहु आपको, आपके जो दोस्त होंगे, आपका जो सर्किल होएगा, वो बहुत मिलियनरी बिलियनरी टाइप के दोस्त आपके होंगे, मतलब अच्छे दोस्तों के साथ कांटेक्ट, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। है किसी का इस सिचुएशन के अंदर पंचम का केतु और 11th का राहु? ये मेरे बेटे का है सर, और आप ओके, जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। है ना। आपने जो बताया बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है। तो ये बात है। अब आते हैं, हमारा लास्ट रह गया, तो लास्ट में आता है अभी क्या है कि यहाँ ये जो घर है छठा, आपकी 6 प्रकार की बुराइयों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और आपके रोग, ऋण, शत्रु, आपका कंपटीशन, और आपका, आपके पेट एनिमल्स। तो इन बच्चों को देखोगे कि ये चीजें पास्ट लाइफ के अंदर आपके घटित हो चुकी है। तो अब इन सब चीजों का आपका, एक तरीके से आपने इन सब का चीजों को आप पहले भोग चुके हो। अब राहु क्या है, इस पे अगर हम करें तो इस सब चीजों के जो अपोजिट के अंदर है, तो अब उस चीज को क्या है ना, इसके शत्रु भी, एनिमी भी, और बाहर से कोई बाहर की यात्रा करना, क्योंकि राहु ऑलरेडी बाहर का कारक है, फॉरेन का कारक है, विदेश जो जाते हैं हम, राहु विदेश है। तो बाहर की यात्रा करना या बाहर के काम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राहु केतु दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करवाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी में रहना, प्लस ये आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, ये आपके जेल का भी भाग है। तो अगर यहाँ पर मतलब मान लो कि अगर सूर्य या कोई ऐसा कोई ग्रह अगर इस कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, मान लो सैटर्न भी जुड़ गया, सन भी जुड़ गया, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ अनएथिकल काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, सैटर्न आपका कर्म है, सूर्य जुड़ गया, चंद्रमा, इस तरह से अगर एफ्लिक्शन यहाँ पर आ गया बहुत ज्यादा, तो ये व्यक्ति काफी हद तक प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि, चूंकि 12th हाउस मेडिटेशन का भी है, 12th हाउस मोक्ष का भी है, 12th हाउस में ध्यान साधना, एक एकांत, ये 12th हाउस से आता है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज्यादा रहना चाहिए, मतलब ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये कॉम्बिनेशन, है ना। यही मैंने बताया कि छठे का केतु भी आपको कुछ पेट से संबंधित प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें आपको दे सकता है, छठे का केतु, है ना। और अगर ये ज्यादा नेगेटिव के अंदर अगर चला गया, मान लो सूर्य जो आपकी आत्मा का कारक है, तो सूर्य से अगर जुड़ गया, तो दैट मीन्स है कि फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको सीवियर या बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, या बढ़ सकती है प्रॉब्लम। सर मेरा है सर राहु के राहु उसमें। ओके, तो बाहर तो जाते हो आप? हाँ सर 2 बार हुआ है सर हम्म, बाहर, हम्म। अकेला राहु 2 है बार या कोई विदेश हुआ है सर। हाँ, 2 बार विदेश हो गया ना, तो विदेश से कनेक्शन आपका बना सर रहेगा सर, है ना। वो उसके साथ नहीं सर, साथ में गुरु भी है और शनि भी है। अच्छा, गुरु भी है और शनि भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। कोई हेल्थ का प्रॉब्लम अभी तक? हाँ सर बहुत जबरदस्त 2 बार सर्जरी हो रखी है मेरी, वो हम्म, पथरी यूरिटर में फंस गई थी मेरे,
हाँ 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 और आ मैंने गया। इतना चेकअप कराया, इतने अल्ट्रासाउंड कराए, लेकिन किसी में रोग ही नहीं आया। लेकिन जब हम्म उसने किडनी को डैमेज कर दिया, उसके बाद फिर एक सीटी स्कैन कराया, तब पता लगा यार ये तो इसने बहुत बड़ा सीन कर दिया आपके साथ। हम्म। तो तो उसके बाद रोग समझ ही नहीं आया। फिर पता चला, मैं कहा चलो कोई नहीं, हम्म, अब संतुष्टि तो करनी गैस पड़ती है। गैस का भी प्रॉब्लम रहता है आपको? हाँ जी, बहुत बहुत गैस तो बहुत अच्छी बनती है जी। हम्म। बस इसने ये सुख दिया कि मुझे बाहर घुमा कर लाया, तो मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। अभी अभी आपको क्या करना है, ये प्लेसमेंट है ना, थोड़ी सी आपके चार्ट के अंदर थोड़ी चैलेंजिंग है। अब आपको क्या करना है, आपको जी जी लाइक जैसे बाहर की जो यात्राएं आपने करी है ना, जब तक जी। आप मैक्सिमम अपना ध्यान दो कि आपको बाहर के साल में, मतलब इतना कोशिश रखो कि चलो ठीक है, ये तो हाथ में आपके नहीं है, मैं मान सकता हूँ कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन आपको अपना जो ध्यान है वो इसी तरफ लगाना है कि साल के अंदर आपके मतलब 4-5 जर्नी आपको ऐसी आपको करनी चाहिए, या जी मतलब जी। आप उसमें थोड़ा ध्यान रखो कि आपको कोई बाहर का या बाहर के कोई काम है। अगर इनफैक्ट अगर आपको कोई बाहर का काम या बाहर की परफॉर्मेंस अगर नहीं भी मिल रही है, तो आप जैसे मान जी लो आपका कोई बाहर में कोई रहता है, तो उससे आप कम्युनिकेशन भी करो, मतलब अ, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, जी। है ना? क्योंकि राहु राहु कम्युनिकेशन भी है, राहु छुपा हुआ चीज है ना। तो दैट मीन्स है कि ये जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा आपको कम देखें, अदरवाइज क्या होगा कि ये प्रॉब्लम अगर दशा अंतरदशा में आएगी तो ये थोड़ा सा सीन है जो आप कहते हो कि 2 बार, लेकिन कई बार क्या है, एक्टिवेशन जब आता है तब ये प्रॉब्लम थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको इसको चैनलाइज करना है। तो ये हमारा आज जैसे था, ये राहु केतु वाला भाग है जो हो गया कंप्लीट। सर केतु का छठे हाउस में हम्म। रोग का तो आपने बताया, ऋण और शत्रु पर क्या इफेक्ट आएगा? आ सकता है सर, है ना, इनके एनिमी और ये लिटिगेशन या इस तरह का प्रॉब्लम दे सकता है मंगल की। हाँ, लेकिन आएंगे भी, शत्रु भी बनेंगे, लेकिन शत्रु को पावर क्या ओवर आएगा कुछ पावर। नहीं? सर नेटवर्क दोबारा से बताइए। हाँ सर नेटवर्क चला गया था मेरा, एक बार वापसी बताइए सर। मेरा नेटवर्क चला हाँ गया था सर। हाँ, ये प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब लिटिगेशन हो गया, आपके शत्रु हो गए। देखो, शत्रु तो आपके पीठ पीछे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, रहते ही हैं, उसमें तो कोई रहते ही हैं। उसमें जी पर सर। उनके साथ जी उनके सर। साथ इक्वेशन इक्वेशन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है अपना, नेगेटिव रहता है? नहीं, पॉजिटिव देखो आएंगे। ये प्लेसमेंट ऐसी है कि इसमें आएंगे, लेकिन आप उनसे जीत जाओगे, है ना, आप जी उनसे हाँ। जीत जाओगे, ओवर जी पावर कर लोगे। जब भी कोई मेलेफिक ग्रह या कोई पाप ग्रह इन ग्रहों में बैठता है तो प्रॉब्लम भी देता है और उसको जीतने की ताकत भी देता है, दोनों ही बात है ना। तो ऐसा हम्म। ऐसा लिखा हुआ है। सर ऐसा भी कहते हैं कि जिनका केतु 6 में होता है ना, उनके दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें खत्म करने हाँ की जरूरत ही नहीं। हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ये सब तो आप सर लोगों ने। हाँ जितने भी हाँ दुश्मन है ना मेरे, मुझे उनसे प्रणवो लड़ने की जरूरत नहीं है। पवन हाँ। कुमार चलवन पावक ज्ञान गहना जासुहृदय दर्भ समीरा। तो ये चीज है कि इसमें क्योंकि ये काम करता है। अच्छा, इनसे क्या होता है ना कि इनसे अगर आपने इस प्लेसमेंट के अंदर आपका कोई है ना, तो इनसे अगर किसी ने अगर कुछ पंगा या कुछ इस तरह का बोल दिया, तो उसको जो भुगतना पड़ेगा ना, वो बहुत गहरा भुगतना पड़ेगा। मतलब ये हाँ जी। आप साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर ये घटना आप घटने को देख सकते हो, ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता जी जी सर, ये है भी ना। है सर। मैं तो इसलिए मैं मुझे किसी ने मना भी किया था कि आप लड़ाई मत किया करो, कोई आपसे लड़ा करे तो कहा आप अपने केवल एफर्ट्स पे ध्यान दो। वो हाँ अपने आप हाँ, व्यक्ति अपने आप खत्म करे, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ तुम्हें कुछ और करने की एक जरूरत नहीं। एक हाँ, दैवीय शक्ति भी रहती है सर, जिनका 6 साउथ में केतु होता है उनके साथ दैवीय शक्ति भी रहती है। करेक्ट 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 जी करेक्ट। जी गुरु जी। ओके, अभी आज क्या है ना, आज थोड़ा सा अ, कुछ आगे करते हैं चर्चा। यह कंप्लीट हो गया हमारा। अभी क्या है कि जैसे जो हम लोग थोड़ा सा आपको मैं उसका एक आइडिया देता हूँ, जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं या जिस कोर्स पे हमें आगे बढ़ना है, तो उसका मैं थोड़ा सा एक आपको
उसके बारे में, हाँ कुंडली पे आते हैं आज, अभी कुंडली पे आते हैं। पहले कुछ आपको बात कर लेता हूँ, जिस कोर्स को लेके हमें जिसमें आगे बढ़ना है या जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसी को ही आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो, कोर्स जो हम 28 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी, होता क्या है उसमें आप देखिए। अभी तक हम वैदिक में पूरे 12 दिन हमने एक बार भी मैंने चर्चा नहीं किया कि क्या है और किसके बारे, उसके उससे कैसे क्या होता है। सबके मन में हो सकता है क्यूरियोसिटी हो ये जानने की ये आखिर है क्या या क्या चीज़ है। तो उस पर थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट उस पर लगाता हूँ, फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे। और एक लाइव चार्ट का भी कह रहे हैं, तो लाइव चार्ट भी बता देंगे। सर एक बात बोलूं, हम्म भृगु नाड़ी अगर भृगु संहिता से संबंधित है तो हम्म हो सकता है, जैसे मेरे को थोड़ा सा पता है, कुछ लोगों को ना पता हो, तो थोड़ा सा भृगु संहिता पे भी प्रकाश डाल दे तो ये चीज समझने में आसानी रहेगी हमें, हल्का देखो, होगा। हाँ ग्रंथ क्या है? दोनों चीजें सेम ही है ना, भृगु संहिता, भृगुनंदी नाड़ी, नाड़ी, ये तीनों चीज हाँ ये एक ही बात है ना। अभी क्या है कि जैसे क्या है, हम लोग जब वैदिक पढ़ते हैं तो वैदिक में हमें राशि और राशि का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं, है ना। और राशि का जो स्वामी है वो कहाँ बैठता है ना, वो राशि का स्वामी कहाँ बैठता है, हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है। फिर हम दृष्टि भी लेते हैं कि दृष्टि कैसे है। एक भाव की अगर हमें ठीक से अगर उस भाव का स्ट्रेंथ मालूम करना है तो मैं पहले देखूंगा कि सपोज मेरे को इसका सेकंड हाउस का देखना है, तो मैं देखूंगा कि सेकंड हाउस पे कोई ग्रह कौन सा बैठा है ना। फिर स्टेप नंबर 2, इसका इसका जो स्वामी है, सेकंड लॉर्ड है, इस दूसरे भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। ये दूसरी चीज देखूंगा। फिर देखूंगा कि इस पे कोई दृष्टि तो कोई पाप प्रभाव तो नहीं आ रहा है, तीसरा पॉइंट देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि ये कोई युति में तो नहीं है, किसी के कोई इन भाव के स्वामी के साथ में कल को ये युति बना के नहीं बैठा हो, है ना। चार चार पॉइंट। और उसके बाद फिर मैं इस पे इस भाव की स्ट्रेंथ मेरे को चार चीजें कंफर्म करने के बाद में मेरे को पता लगेगी, ये 4 चरण स्टेप प्लस। फिर मैं देखूंगा कि इसका जो ये तो हो गया अपना लगन चार्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग D1 लगन चार्ट, है ना। फिर मैं इसको देखूंगा कि नवांश में द्वितीय भाव के स्वामी की पोजीशन उसमें D9 चार्ट के अंदर, मतलब यहाँ का जो, यहाँ पर सपोज मान लो आप जुपिटर बिठा दो, है ना। अब यहाँ पे प्लेसमेंट आपको ठीक लग रही है लगन चार्ट पे, लेकिन अब मेरे को अगर इसकी स्ट्रेंथ अच्छे से मालूम करनी है तो मैं नवांश में भी देखूंगा कि जुपिटर जो मेरा है वो किस राशि में बैठा है। तभी जाके इतने सारे फिल्टर करने के बाद में फिर मुझे इसका एक्चुअल में स्ट्रेंथ पता लगेगा कि मेरे सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है। मतलब सेकंड हाउस के अंदर मैं प्लेनेट भी देखूंगा, सेकंड लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है, इस पे कोई दृष्टि तो नहीं आ रही है, प्लस इसका नवांश से क्या स्थिति है। तो ये 4 चरण देख के और फिर मैं वेरीफाई करूंगा कि हाँ मेरा अब सेकंड हाउस ओके है। अगर सारे रिजल्ट ओके हैं तब मैं इसको बोलूंगा कि अब ओके है। ये तो हो गया हमारा वैदिक का तरीका। वेनन में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्राइन समझना है। ये जो आपके 12 भाव हैं, इन 12 भाव को आपको ट्राइन से समझना है कि वहां पे चलता है ट्राइन। तीन, वहां पे क्या होता है कि एक ग्रह किसी ग्रह के साथ युति करेगा या जुड़ेगा तो वो अपना रिजल्ट देगा, इस तरह से प्रोडिक्शन की जाती है। तो पहला ट्राइन तो मेरा बन गया आपका, पहला 5 और 9, ये वाला पहला ट्राइन बन गया, है ना। मतलब बेनन कहता है कि ये लगन पंचम भाव और नवम भाव ये आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब यहाँ बैठा ग्रह सपोज यहाँ पर मून बैठा है, यहाँ पर जुपिटर बैठा है और यहाँ पर मार्स बैठा है, ठीक है। ये 3 प्लेनेट है। अभी हम वैदिक में क्या पढ़ते हैं, वैदिक में लगन में चंद्रमा बैठा है। अब मैं देखूंगा कि मेष राशि का स्वामी मंगल नवम में बैठा है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हमें चलना है। हम क्या करेंगे, इस ट्राइन को, जो ये वाला ट्राइन बन रहा है आपका, मतलब मेरा जो होएगा, मैं प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दूंगा, जुपिटर प्लस मून
प्लस मार्स, इन तीनों को मैं पढ़ना एक साथ पढ़ना शुरू कर दूंगा। अब इसमें क्या है, जुपिटर को लगन मान के, जुपिटर को जीव मान के, और फिर जुपिटर से प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। जुपिटर के साथ चंद्रमा है, मार्स है। अब मैं तीनों के सिग्निफिकेंस उठाऊंगा और फटाफट से उस नेटिव के बारे में, जिस जातक की कुंडली है उसके बारे में बोलना चालू कर दूंगा। तो इनके सिग्निफिकेंस हैं बहुत सारे, जो हम उस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना। जुपिटर के हैं मान लो 50 सिग्निफिकेंस है, चंद्रमा के 50 हैं, मार्स के 50 हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। तो इससे मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसका एक लाइव चार्ट में अभी आप हम लोग ट्रायल करके देखेंगे। पहला ट्राइन तो हो गया आपका ये। सर जी 2 सवाल थे। हाँ अगर पूछो। खाली घर है तो फिर खाली घर है तो हाँ छोड़ देंगे, खाली जगह मतलब छोड़ हम देंगे। तो हम देखिए जो आंकड़े बैठे हैं 1 2 4 5 उनकी राशियां पकड़ेंगे, मतलब 1 नंबर बैठा है मेष पकड़ेंगे, या उसमें जो बुध बैठा है उसको बुध को पकड़ेंगे? एक मिनट मैं लगन अभी चेंज करूंगा, एक मिनट को। प्लस एक और नहीं, होता ये है। ट्रायंगल का ही पूछ रही थी मैं। हाँ ये ट्राइन, तो अभी आप मेष राशि का ट्राइन देख रहे हो, ट्राइन हाँ, सेम तो हमें रहेगा। आंकड़ा पकड़ना हाँ है, स्वामी हाँ, पकड़ना है, या उसमें बैठा हुआ ग्रह? उसमें बैठा हुआ ग्रह, उसमें बैठा हुआ ग्रह सपोज। अच्छा, बैठा हुआ ग्रह। हाँ उसमें बैठा हुआ ग्रह को पकड़ना है। अभी अच्छा। तो मैं, हाँ इसमें बैठे हुए ग्रह, ये पहला ट्राइन हो गया मेरा। 1 5 9, ये सब लग्नों में हाँ सेम रहेगा, हाँ। कंफ्यूज मत होना। अभी तो हम्म मैंने 1 नंबर का चार्ट है, हम्म आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये 1 5 9 ये आपके फिक्स रहेंगे, ठीक है। पहला, पांचवा, नौवा, ये फिक्स त्रिकोण रहेंगे। आपका फिक्स रहेगा, चाहे आपका लगन कोई सा ही हो। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ट्राइन बनेगा, दूसरा, छठा और 10वां, 2 6 10, ये आपका सेकंड ट्राइन बनेगा। मतलब कि कहने का मतलब है, यहाँ पर आपका मान लो सैटर्न है और यहाँ पर राहु है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका मरकरी, बुध है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मेरा प्रोफेशन जानना है, क्योंकि सैटर्न आपके प्रोफेशन का कारक है, तो मैं सीधा यहाँ इसको इसको सैटर्न को पकड़ूंगा कि अब मेरा जो ये ट्राइन बन गया 2 6 10, मतलब इसमें जुड़ गया आपका सैटर्न प्लस राहु और प्लस मरकरी। तो अब इनसे जो सब्जेक्ट आता है, जो मेरा प्रोफेशन आता है, वो मेरा, मैं इससे उसका मैं प्रोफेशन का डिसाइड कर लूंगा। ये बन गया आपका 2 6 10, ये दूसरा ट्राइन हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, नहीं। है ना। फिर आता है तीसरा ट्राइन, आता है आपका 3 7 11, तीसरा, 7वां, 11वां, ये भी आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा, 7वां, 11वां, ये 3 ट्राइन है जो इनसे जुड़े हुए हैं। अभी ये तीसरा ट्राइन हो गया, ठीक है, 3 7 11। अभी मान लो मेरे को अपनी पत्नी के बारे में या वेल्थ के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन उठानी है। वेल्थ का कारक ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र आपकी पत्नी को दिखाता है, शुक्र। शुक्र आपके पैसे को दिखाता है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका शुक्र बैठा है और यहाँ पर आपका मार्स बैठा है। अभी क्या होगा कि अभी हम सीधा सीधा कह देंगे, हम क्या करेंगे, अपनी वेल्थ को हमने, एक तो होता है कि एक व्यक्ति के बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। भृगुनंदी नाड़ी में आप कोई से भी ग्रह के जिसके वो कारक है ना, उसका ट्राइन उठाना है, उसके ट्राइन में कौन कौन है। तो सपोज मेरा वीनस, 1 मिनट के लिए मैं इसको चेंज करता हूं। अब आप बताओ कि जो शुक्र के ट्राइन में कौन कौन आ रहा है, शुक्र के ट्राइन में आप बताओ कि कौन कौन आ रहा है। मून, मार्स और वीनस। वेरी गुड, वेरी गुड, ये एकदम समझ गए। अब जिनको नहीं समझ में आया है, वो इनको तो अच्छे से क्लियर हो गया कि वीनस मून मार्स आ रहा है। कैसे बताया कि ये 3 7 11 का ट्राइन है, जैसे मैंने बताया, वीनस मार्स मून। अब जब आपको ये होएगा, आपको अपना वेल्थ है तो या पार्टनर है, तो अब वीनस और मार्स, तो जो लड़की होएगी, है ना। अब मान लो किसी लड़के का चार्ट हम लगा रहे हैं, तो वीनस के साथ में मार्स होगा, तो लड़की उसकी जान पहचान की होगी या लड़की उसके पास के घर की होगी।
मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप लगा के देख लेना। शुक्र अगर मार्स से मिलता है तो कि लड़की या तो उस जिस एरिया में लड़का रहता है उसके घर के पास में होएगी, या उसकी कोई निकट संबंधी होएगी, या उसी शहर की होएगी। सीधा सीधा बोल देना है। फिर मान लो कि वीनस, ये तो हो गया वीनस मार्स। लड़की का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है क्योंकि चंद्रमा गुस्से का दिखाता है, तो लड़की का स्वभाव गुस्सा होता है। लड़की थोड़ी एग्रेसिव होगी, लड़की एग्रेसिव होगी, इंपल्सिव होगी, इस तरह के मिलेंगे लड़की के कारण। ठीक है, फिर हमने वीनस मार्स को पढ़ लिया। अब मैं मार्स और मून को पढ़ लूंगा। तो मून मेरी माता है, मतलब माता का आवाज थोड़ा भारी होगा, माता गुस्से वाली हो सकती है, और माता के पास जमीन होएगी। ये सारे चीजें इससे आ जाएगा। चंद्रमा को और मार्स को जैसे जोड़ेंगे तो जितने भी कारक तत्व हैं मैं उठा लूंगा। इवन कितने भाई हैं, कितने बहन है, इससे बड़ा है, छोटा है, सारा को सारा वीनन में आप सब कुछ बता सकते हो। अभी आपने न दशा लगाई न अंतर दशा लगाई, आपने खाली इनको ग्रहों को देखा, ट्राइन देखा, और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया धड़ाधड़। आपको कितना मिनट लगा? अगर बस आपको आधा मिनट। अगर आपको पूरे भाव पता है और आपके 9 के 9 ग्रहों के सिग्निफिकेंस आपको पता है, तो आप बताओ जब आपके पास चार्ट आएगा तो चार्ट आते आपके मुंह से फटाफट धड़ाधड़ निकलेगा। आपको ट्राइन में देखना है कि ट्राइन में कौन कौन आ रहा है, आपको सिग्निफिकेंस पता है, आपने फटाफट। वीनस और चंद्रमा का वैसे तो लक्ष्मी का बहुत योग बनता है, लेकिन चंद्रमा खर्चा भी है, तो ऐसे व्यक्ति का खर्चा बहुत होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है ना। और जो वाइफ होती है उसको ट्रेवल बहुत पसंद होता है क्योंकि वीनस वाइफ का कारक है, और चंद्रमा ट्रेवल को भी दिखाता है, चंद्रमा खर्चा भी है, चंद्रमा चेंज है। तो वाइफ थोड़ा चेंज करना चाहती है, वाइफ को चेंज ज्यादा पसंद है, वाइफ ट्रेवल ज्यादा पसंद करती है। तो इस तरह की चीजें आप उनके बोलने लग जाओगे किसी भी ग्रह से। अब सपोज मुझे मुझे जानना है फादर के बारे में। सर जी ये D1 चार्ट में देखना है या लग्न चार्ट में देखना है? सिर्फ लगन चार्ट, वहां पे न D9 है, न आपका द्वादशांश है, न आपका D16 है, न D40 है, न D30 है। एक ही लगन चार्ट है, उसी पे सिर्फ आपको लग्न। सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। सारी की सारी घटनाएं आप उसको बता दोगे कि तेरा बचपन कैसा है, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। एक आपको 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे उतना पूरा आपको रिजल्ट देने के अंदर। 1 मिनट तो मैं पहला नहीं पांचवा कहूंगा। नौवा जो ट्रायंगल है। हाँ, उस टाइम को अभी सपोज मान लो मेरे को पिता की स्थिति मालूम करनी है कि भाई पिता की क्या स्थिति है, मेरे मतलब इस जातक जो मेरे पास लेके आए है उसको मुझे फादर के बारे में जानना है। फादर का कारक सूर्य है ना, सूर्य पिता है, मान लो सूर्य इसका फर्स्ट हाउस के अंदर है ना। अब जो मेरा ट्राइन बना वो कौन सा ट्राइन बना, आपको छोड़, आप मत बताना, कोई दूसरा हैंड रेज करके बताओ कि ये कौन सा ट्राइन है। सूर्य मैंने फर्स्ट हाउस में बैठा है, किस कौन सा सर त्रिकोण है? पहला पांचवा और नौवा। हाँ, तो इसके ट्राइन में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं? सूर्य के ट्राइन में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं? सन, जुपिटर और मार्स। सन, जुपिटर, मार्स, ठीक है। जुपिटर और मार्स। हाँ ठीक है। अब आपने एक जगह नोट कर लिया, अब आपको सारे सिग्निफिकेंस पता है। तो अब आपने कि अच्छा आपका म्यूट है क्या? एक सेकंड रुको, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। नहीं, आप मैंने कर रखा है क्या आपको? अब आप कर सकते हैं, आप करना, एक बार अनम्यूट करना। नहीं, मैंने तो नहीं कर रखा। आप अनम्यूट करके देखो। सर सबका कैमरा अनम्यूट है? नहीं, ये नीलम जी ने मेरे को मैसेज लिखा कि मेरा माइक म्यूट है, ऐसा करके उन्होंने लिखा। अब क्यों लिखा मुझे नहीं पता, कि मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया। अब देखिए, जो ये ट्राइन है आपका, इसमें ट्राइन में मिल गया आपका सूर्य, जुपिटर और मार्स, है ना। अब पिता की कंडीशन क्या है? तो पिता की कंडीशन है कि सूर्य जुपिटर से मिलता है। तो चूंकि सूर्य आपके गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथोरिटी है, और आपके नेम फेम को इस तरह को दिखाता है, और साथ में मिल रहा है जुपिटर। तो जब जुपिटर सन आपस में ज्वाइंट होते हैं तो दैट मीन्स है कि व्यक्ति का फादर है बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत धार्मिक किस्म का व्यक्ति होएगा, पाइस होएगा, जेंटल होएगा। और जुपिटर वीनस में यह भी कहा जाता है क्योंकि सन आपकी आत्मा है, सन आपकी आत्मा है,
और जुपिटर भी हम लोग बीएनएन के अंदर भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर से प्रिडिक्शन करते हैं। तो जुपिटर को जीव कारक कहा गया है। तो जब जुपिटर और सन मिलते हैं तो जो जातक है जिसके बारे में बता रहे हो वो उसी घर की कोई पास्ट के अंदर उसी घर का ही कोई संतान है जो इस जन्म में आपको मिला है। तो ये हो गया जुपिटर सन का। गवर्नमेंट में हो सकते हैं फादर, है ना। तो इस तरह के आपको बतेरे को ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर चूंकि मार्स भी मिल रहा है, मंगल भी सूर्य से मिल रहा है, तो पिता ने बहुत हार्ड वर्क किया है। पिता ने काफी मेहनत करके और काफी, क्योंकि मंगल मेहनत है, मंगल की काफी मेहनत की है। पिताजी का स्वभाव थोड़ा बहुत गुस्से वाला है ना। पिता के पास जगह होगी, लैंड होगी। ये सब सारी प्रोडिक्शन आप उससे जैसे आप ट्राइन कनेक्ट करोगे, ट्राइन कनेक्ट करते ही आपको जितने भी प्लेनेट के सिग्निफिकेंस आप उसको बोलने से लग जाओगे। अब आता है कि अब जैसे ऑप्शन बहुत सारे निकलते हैं तो क्या ऑप्शन कहें, ऐसा भी रहेगा। तो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम हमारी देख हेल्प लो। करेगी। म्यूट कर लीजिए, म्यूट प्लीज, जिनका माइक ऑन है। हाँ उस आपका आप हाँ, उस टाइम क्या होगा कि जैसे कि एक से हमें कई घटनाएं देखने को मिलती है। किसी का म्यूट कर लो। आशुतोष जी आपका भी है ना, अनम्यूट रहता है कई बार ना। तो अब जब कोई सी घटना को देखने के बाद में हम जब इसमें डिग्री लगाएंगे, आप जब कभी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप जब लगाते हो तो हर प्लेनेट का एक डिग्री लिखा होता है। डिग्री का मतलब ये हुआ कि उतने तक उस घर के अंदर 30 डिग्री होती है एक हाउस की। एक जो घर होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो जितना डिग्री आपके प्लेनेट के ऊपर लिखा होगा मतलब उतना वो भोग चुका है। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 28 डिग्री मान लो सूर्य है, तो मतलब कि मेरे को सूर्य 28 डिग्री का मतलब मिला कि सूर्य ने 28 डिग्री इस घर के अंदर भोग ली। अब ये सेकंड में शिफ्ट होने वाला है। तो अब हम जब डिग्री वाइज इसको अरेंज कर लेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है, तो फिर मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता दूंगा कि क्या चीज घटना पहले घट रही है, कौन सी चीज पहले आ रही है, जगह पहले आ रही है या पिता का बाद में हो रहा है। इस तरह से हम इसको देख लेंगे डिग्री वाइज अरेंज करके। बहुत आसान है, बहुत कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप डिग्री बगैर भी आप बोलने लग जाओ तो भी आप ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप 20 बोलोगे तो 17 तो आपकी सही पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक सर ना हो। हाँ सर जी आपका ये आवाज नहीं समझा डिग्री का। डिग्री का नहीं समझ में आया। ठीक है, अभी एक चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं उसको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, डिग्री का नहीं अच्छा समझ में आया कोई बात नहीं, बता दूंगा। देखो इतना तो पता है ना, एक घर जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का एक हाउस होता है। हमने जब स्टार्ट किया था तब ये पढ़ाया था मैंने कि एक हाउस, एक जो राशि होती है, राशि का मान 30 डिग्री होता है। तो 12 राशि हैं तो कुल 360 डिग्री का जोड़ी होएगा। तो जो जितनी डिग्री आपके प्लेनेट के ऊपर लिखी रहेगी, अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सन 28 डिग्री का बताया, तो 30 डिग्री का चूंकि ये एक राशि का भाग है तो 28 डिग्री सूर्य ने भोग ली, मतलब 28 डिग्री वो कंज्यूम कर चुका है। अब ये चेंज करेगा भाई, 30 डिग्री तक ही तो रह सकता ना एक ग्रह, उससे ऊपर जा नहीं सकता। जैसे ही 28 से 29 30 रह गया तो ये इस राशि के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ये है। अब सपोज मान लो सैटर्न आपका यहाँ पर 8 डिग्री का है, तो दैट मीन्स है कि सैटर्न अभी एंटर हुआ है। 8 डिग्री का मतलब 8 डिग्री का मतलब अभी सैटर्न यहाँ से इस भाव में आया ही है। अभी उसने 8 डिग्री वो चला है, उसको 22 डिग्री अभी और चलना है। तब ये जब चल लेगा तब ये तीसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा। ये है डिग्री का कॉन्सेप्ट, है ना। अच्छा, एक ट्राइन और आता सर है। इसमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था भी तो आती है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ना बाल्यावस्था है, ना एक्सोल्ट है, ना डिग्री के डेबिटेड है। माध्यम से। हाँ, ये अभी सब भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। न उच्च है, न नीच है, न बाल्य है, न मध्य है, न कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें केवल ट्राइन है और ट्राइन के बेस पे आपको सब चलना है। ट्राइन पकड़ना है और प्लेनेट के सिग्निफिकेंस पकड़ना है, उनको आपको धड़ाधड़ से बोल देना है। और वो चीज जनरली आपकी 15-16 बातें जो आप हाँ सर बताओगे जी वो वो ये जो डिग्री वाला कंसेप्ट बताया, ये जो डिग्री वाला कंसेप्ट बताया आपने, हम्म, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है ये सर आपने आपका। बीएनएम के लिए बताया। डिग्री जिस दिन आपने पढ़ाई थी मैं हाँ नहीं था। जी हाँ जी, मैं हाँ यूं कह रहा था
जिस दिन आपने डिग्री पढ़ाई थी इस ग्रुप में, उस दिन मैं नहीं था, बाद में आपने सिर्फ चार्ट भेजा था। अभी आपने जो डिग्री का कंसेप्ट बताया, ये वैदिक वाले हिसाब से बताया या बीएनएन वाले हिसाब से बताया? ये बीएनएन से चल रहा हूँ मैं अभी, भृगुनंदी नाड़ी में। ये वैदिक में भी ऐसे ही चलता है, वैदिक में भी ऐसे ही चलता है। ये रूल कोई डिफरेंट नहीं है। ये रूल तो अगर आप वैदिक कर चुके हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्लेनेट की कितनी डिग्री है, कितना राशि वो चल चुका है। ये तो आपको, अगर आपका वैदिक का, नहीं, वो क्योंकि दिन था नहीं मैं। हाँ नहीं, आप लोगों को तो देखो वैदिक आप लोग कर रहे हो और काफी टाइम से कर रहे हो और अच्छे लेवल पे भी कर रहे हो, है ना। और तो इस तरह का तो आपको हर राशि के अंदर कितने डिग्री तक वो चल चुका है, तो वो डिनोट करता है कि इतने डिग्री तक वो चल चुका है ना। अच्छा, एक ट्राइन और रह गया। हमारे 3 ट्राइन हो गए, 1 5 9 2 6 10 3 7 11, और एक ट्राइन बच गया आपका 4 8 12 का। 4 8 12 ये 4 ट्राइन होते हैं। इन 4 ट्राइनों को देखना है और आपको जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए वहीं से ट्राइन पकड़ो। आपको सूर्य चाहिए, आपको पिता के बारे में जानना है, सूर्य को पकड़ो। आपको अपना प्रोफेशन देखना है, आपको शनि को पकड़ो। जीव के बारे में, व्यक्ति के बारे में जानना है, जुपिटर को पकड़ो। अगर आपको पत्नी के बारे में जानना है, वीनस को पकड़ो, वीनस की ट्राइन में किससे जुड़ रहा है। ठीक है, आपको पढ़ाई देखनी है, आप मरकरी को पकड़ो। ये 4 चीजें बेसिकली हमारी मोटा मोटी होती है। चारों के आपको किस ट्राइन के अंदर बैठा है और किस से वो जुड़ रहा है, आप बोलना शुरू कर दो। मरकरी के साथ केतु आ रहा है, एजुकेशन में ब्रेक आएगा। मरकरी के साथ राहु आता है, फॉरेन की लैंग्वेज सीखेगा, 4 5 लैंग्वेज सीखेगा, कुछ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मीडिया, इस तरह का काम करेगा। मरकरी से केतु जुड़ रहा है। केतु, इसमें जो बीएनएन में जो मेन विलेन का कारक है वो है केतु। केतु ही काम करता है सारा। तो अगर आपका मरकरी के साथ में केतु जुड़ रहा है तो आपकी एजुकेशन में ब्रेक आएगा ही आएगा। तो इस तरह के जो चीजें आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिल गए, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सर जी, वो जो डिग्री का आपने बताया था ना, तो हम्म, आपने बताया कि अगर आपने शनि बताया था कि 2 डिग्री पे है, तो हाँ वो फिर शिफ्ट करेगा, मतलब सन 28 डिग्री गुजर चुका है तो वो दूसरे घर में जाएगा। लेकिन आपने बताया कि अगर वहां पे शनि है और 2 डिग्री पे है, तो वो जो 30 डिग्री है वो कितने दिन में वो शिफ्ट करता है दूसरे घर में, मतलब कितना समय होता है 30 डिग्री खत्म करने के लिए? भाई देखो, सूर्य 1 डिग्री चलता है, आपको पता होगा ना। 30 डेज के अंदर सन है जो एक तो राशि वो बदलता है। कैसे जाने कि वो शिफ्ट करेगा? 13 अप्रैल से लेके 13 हाँ, अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक सूर्य जो मेष राशि में रहता है, आपको पता है वो संक्रांति होती है ना भाई। जब मकर संक्रांति आती है, अच्छा, हाँ जब हाँ। सूर्य होता है, जब मकर राशि के अंदर होता है, कैप्रिकॉन में होता है, ठीक है। और जो उससे अगला महीना मार्च का होता है, उसमें आ गया आपका कुंभ राशि में। जनरली हर हाँ, महीने की तो हम 13 15 13 दिन। से 13 से 17 के बीच में सूर्य राशि परिवर्तन करता है। 13 से 17, है ना, ये ध्यान में रखो। वो हम्म, जो 12 संक्रांति हो गई है ना, क्योंकि 12 हम्म, महीने सूर्य 30 डेज में एक राशि बदलता है, हाँ, कितना मालूम है। तो दैट मीन्स है कि ए, सूर्य 1 डिग्री एक चलता है, महीने में। हाँ, एक दिन में चंद्र 15 एक दिन डिग्री। में। हाँ हाँ। अब चंद्रमा हम्म, जो है वो 2.5 दिन में एक राशि बदलता है ना, क्योंकि ढाई सबसे जो दिन में फास्ट बदलता है। है जी, हम्म, है ना। तो चंद्रमा सबसे फास्ट फास्ट प्लेनेट है, हम्म, जो तेज चलता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी हम्म, जो है, आपको ये जो डिग्री आपके प्लेनेट के ऊपर है, मतलब आपको ये देखना है कि ये प्लेनेट मेरा। अब कई बार क्या होता है कंफ्यूजन, कई बार क्या होता है हम फंस जाते हैं। सपोज मान लो, जैसे मैंने अच्छा, ये, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। उसी को गोचर कहते हैं क्या? हाँ, अभी आएंगे गोचर पे, आएंगे, अभी आ रहा हूँ। उसको गोचर इसी नहीं कहते हैं कंसेप्ट को गोचर कहते हैं, ग्रह अभी। गोचर। नहीं नहीं कहते अच्छा, हैं, अभी रुको, अभी मैं आ रहा हूँ, अच्छा। गोचर पे आ रहा हूँ, अभी गोचर पे भी आ रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आप, 8 12 में भी ये लगा के अपन एक बार। हाँ हाँ हाँ, जिस ट्राइन के अंदर, ये तो मैंने मान लो आपको एक बता दिया। अब हो सकता है कि ये प्लेसमेंट जो है इनकी आपको 4 8 12 में देखने को मिल जाए। तो उस टाइम फिर आपको क्या करना है, फिर भाव से कुछ मतलब नहीं है, आपको तो देखना है कि कौन किससे जुड़ रहा है, कौन किसके साथ युति कर रहा है। जी 4 8 12 में जो प्लेनेट आएंगे साथ में वो आपस में ज्वाइंट है, आप शुरू हो जाओ उसी टाइम। और ये मतलब नहीं है कि वो कहाँ किस में बन रहा है, जो ट्राइन के अंदर, जिस ट्राइन के अंदर आ रहा है उसी से आप अपना प्रोडिक्शन स्टार्ट कर दो। आपके पास सिग्निफिकेंस की लिस्ट में लंबी सारी लिस्ट है, जो हर प्लेनेट की, 9 9 ग्रह की, कम से कम 40 50 एक एक प्लेनेट का सिग्निफिकेंस है।
आप उसके बारे में बोलते जाओ, कितने आप याद कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप बोलते जाओ कि पिता क्या था क्या नहीं था, ठीक है। दूसरा, अच्छा, किसी व्यक्ति का आप बिहेवियर कैसे बताओगे, किसी व्यक्ति के बारे में या उसकी जो लाइफ है उसको अगर जज करना हो तो कैसे बताओगे? किसी के बारे में कुछ आपको फर्स्ट बताना हो, हाउस। फर्स्ट हाउस में देखोगे, राशि देखोगे ना, राशि देखोगे, फर्स्ट हाउस देखोगे, तब उसके बारे में कुछ बताओगे। यहाँ पर हाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ हाँ पर आपको जो अंबियन जो पढ़ेंगे उसमें आपको जुपिटर को देखना है। सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए जुपिटर पे। तो अब अच्छा, अगर, गुरु। हाँ गुरु पे है, गुरु जीव कारक है, वहां से सारी जो प्रिडिक्शन होती है गुरु से स्टार्ट होती है। गुरु व्यक्ति खुद है, गुरु जीव कारक लिया गया है। अब आपको देखना है कि जुपिटर के ट्राइन में कौन कौन आ रहा है, व्यक्ति का नेचर आपको पता लग जाएगा। जो जुपिटर के ट्राइन में आएगा व्यक्ति का वैसा नेचर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं आपका, ये 2 6 10 वाला ट्राइन होगा क्योंकि दसम में जुपिटर लिया मैंने, मान लेते हैं मैं वीनस ये ले लेता हूँ। अब व्यक्ति के बारे में बताने गया तो मेरे को क्या मिल गया, जुपिटर मार्स और वीनस, है ना। अब जो ये वाला जो इसमें क्या है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट करेक्ट है कि जुपिटर से अगर बृहस्पति वीनस से मिलता है व्यक्ति का शादी होगा ही होगा। अब इसमें ये प्रोमिस हो गया, इसको बोलते हैं प्रोमिस। ऐसे बहुत सारे प्रोमिस हैं। अभी तक वैदिक के अंदर तो हम यही नहीं पता लगा पाएंगे कि भैया इसका शादी का प्रोमिस है या नहीं है। आप वैदिक में बताओ, आप प्रोमिस कैसे देखते हो शादी का? अगर आपको देखना हो कि व्यक्ति की शादी का प्रॉमिस है या नहीं है, तभी तो देरी हो रहा है, लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्रॉमिस तो होना चाहिए ना। हर चीज का प्रॉमिस होएगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये जो प्रॉमिस अगर आपको मिल गया तो सर शादी आप ही कैसी, बताइए सर। हाँ, शादी कैसी रहेगी वो बात की बात है, लेकिन इसका मतलब है दुल्हन तो आएगी, है ना। वीनस पत्नी है, जुपिटर के साथ में आ गई तो व्यक्ति की शादी तो होगी, ठीक है। अब वो क्या उसकी स्थिति रहेगी, ब्रेक होएगी, क्या होएगी, वो अलग चीज है, वो पार्ट हम स्टडी करेंगे। लेकिन एक शादी तो व्यक्ति का आएगा, प्रॉमिस तो है शादी का, शादी की घटना घटेगी। तो एक तो प्रिडिक्शन ही हो गया। वीनस आपकी वेल्थ है, वीनस लग्जरी है, वीनस कंफर्ट है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये होता है आपका बिलियनरी वाला कॉम्बिनेशन, मतलब अथाह धन, है ना भाई, पैसा। और एक होता है बहुत पैसा, तो ये हो गया बहुत पैसे वाला कॉम्बिनेशन। ये इसको महाधनी योग कहते हैं जब जुपिटर वीनस की युति होती है ना। तो ऐसे हम लोग चलेंगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने देखा कि ट्राइन के अंदर जुपिटर आ रहा है, वीनस। सर हाँ सर हाँ हाँ, अगर जुपिटर विनस की युति 12वें भाव में हो तो भी ये किसी गिना भी जाएगा भाव में, किसी भी धनी। भाव में हो, किसी भी भाव में हो, वो 12वें भाव में तो 4 8 12 का ट्राइन पकड़ो भाई, 12वां भाव हो गया तो 4 8 12 का ट्राइन हो गया ना, मैं इसको पकड़ूंगा ना, इस ट्राइन के अंदर आ रहा है। अब चूंकि आपका 12वें भाव में जुपिटर वीनस है, आप अष्टम पे देखो, फोर्थ में देखो कौन है, इसके आगे पीछे देखो। ये भी मैं जब हम कोर्स करेंगे तब मैं पूछूंगा इसके आगे वाले का पीछे वाला भी लेना है। तो अब ये ट्राइन मैं पकड़ लूंगा, तो पकड़ते ही मैं मेरा जो मेरे को सिग्निफिकेंस प्लेनेट के पता है, और प्रोडिक्शन पे आप करते जाओ, आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप उसके बारे में धड़ाधड़ बोल सर, दोगे, है ना। तो ये पावरफुल चीज सर है। जी, ये 4 8 12 का ट्रायंगल पकड़ना है ना, हाँ, चार बिहेवियर आठ के बारह लिए का, और शादी हाँ के लिए। हाँ। जहां जिस व्यक्ति के बारे चार में आठ मुझे बारह बात हाँ, करनी है, मैंने बताया ना कि अगर आपको व्यक्ति के बारे में बोलना है मतलब कि गुरु उस बेटा है व्यक्ति, 8वें में, हाँ तो हाँ वहां से चौथा घर, हाँ हाँ, वहां से तो चौथा। मतलब 8 11, 1 2 3 4 5 6 7, 8 11 और 3। नहीं हाँ, नहीं, नहीं नहीं, 3 देखो अगर तो आपका अष्टम पे गुरु है ना, 7 और 11, 3 7 और 11। 3 7 11, हाँ 4 हाँ 8 12, 2 6 10, 1 5 9, ये 4 ट्राइन बनते हैं। इन चारों ट्राइन के अंदर आपके कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह से आपको बात करनी हो, आप उसको पकड़ो, उसके ट्राइन में कौन कौन आ रहा है, और उससे पत बोलना शुरू कर दो। आपको कोई मतलब नहीं अष्टम पे हाँ, है, छठे में है, ट्वेल्थ में, कहीं पर भी आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप बस उस ट्राइन को पकड़ो और ट्राइन को पकड़ के आप प्रोडिक्शन स्टार्ट कर दो।
आपकी प्रोडिक्शन फेल नहीं होगी। जितनी बातें आप हम्म बोलोगे सच होएगी, कुछ भी गलत नहीं होएगा। वो हम्म कैसे, अच्छा उसको डिफाइन कैसे करना है, उसको सीक्वेंस में। एक व्यक्ति मान लो 45 से 50 वर्ष की उम्र का व्यक्ति आता है आपके पास, है ना। अब उसने मान लो शादी बच्चे सब हो गए, वो आपके पास लेके आता है। अब आपको क्या करना है, आप, एक ज्योतिष का क्या दायित्व होता है, आप कब जब सच्चे एस्ट्रोलॉजर बनते हो, जब आप उससे नहीं पूछते हो। अगर उसने पूछ लिया तो फिर ज्योतिष का मतलब क्या रहा। आप खुद जब चार्ट आपके सामने है तो आपके हम्म पास ये क्लियरिटी रहनी चाहिए कि दिक्कत है क्या। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि मैं खुद उसको चुप करो कि भैया तू एक बार रुक, मुझे, मैं पता बता दूंगी तेरा सवाल क्या है, किस चीज को लेके तू मेरे पास सवाल है। तब जाके आपको लगता है कि हाँ, है ना। तो उसमें आपका ये हेल्प करेगा कि व्यक्ति की है, तो आप जनरली देख लोगे कि अगर मान लो जुपिटर के ट्राइन में राहु सैटर्न इस तरह के अगर आपको नेगेटिव प्लेनेट देखने को मिल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति बीमारी की बात कर रहा है, बीमारी की व्यक्ति बात कर सकता है ना। आपको देश काल परिस्थिति, एक 25 साल का लड़का आता है कि भैया देखो, तो नेचुरली है कि आपको पता लग जाए 25 साल का है तो या तो उसका कोई प्रोफेशन से साफ सवाल है, या शादी ब्याह का है, या कोई मतलब मैरिज को लेके या कुछ इस तरह का होगा। ये आप में समझ होनी चाहिए कौन सा व्यक्ति किस परिस्थिति से आया है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये गलती कभी मत करना, ये पहले देख लेना कि किस परिस्थिति में और किस उम्र का व्यक्ति आया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी अपने दृष्टिकोण को, अपने माइंड को वैसे सेट कर लो। 50 साल का व्यक्ति आएगा, उसके लिए थॉट आपके पास अलग होने चाहिए। 35 साल के लिए अलग होने चाहिए, 20 साल के लिए अलग होने चाहिए। आपको इस परिस्थिति को ध्यान में रखना, नहीं तो आपकी गलती लगेगी नहीं, कभी भी गलती नहीं लगेगी। इतना तैयारी इसमें हो जाएगा कि गलती लगने के साथ फिर अब आपको क्या है कि जैसे अभी तो आपने इतना कुछ बोला, अभी आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना है कि शुरुआत से उसको बतानी है। तो उसमें काम करेगा आपका गोचर। तब आप क्या करोगे, आप आधे घंटे तक सारी चीज उसको बिना कुछ आप बता दोगे। इस साल में ये हुआ था, यहाँ हुआ था, शादी हुई थी, कुछ आपका दुर्घटना हुई थी, आप मतलब बोलते जाओगे, व्यक्ति को हाँ करना पड़ेगा। उसका तरीका बताता हूँ एक थोड़ा सा। अब जो आप बता रहे थे गोचर वाला, उस पे आते हैं थोड़ा थोड़ा ना। गोचर गोचर थोड़ा बताता हूँ, गोचर क्या होता है। ट्रांजिट, जो आज की पोजीशन है प्लेनेट की, 4 ग्रह का मुख्यतः हम लोग गोचर अध्ययन करते हैं। 4 ग्रह का जो हम पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक है, जो कि टाइम टेकिंग है, मतलब ज्यादा देर रुकते हैं कोई भी राशि में। सबसे पहला आता है जुपिटर, जो अभी गोचर कर रहा है आपका कैंसर राशि पे ना, कर्क राशि में। अगर आज बच्चा कोई जन्म लेगा तो उसका जो जुपिटर है उसको कर्क राशि में मिलेगा, उच्च का जुपिटर, ठीक है। और जो सैटर्न है वो कर रहा है मीन राशि पे गोचर। ये आज का ट्रांजिट बता रहा हूं मैं, आज की जो ग्रह की प्लेसमेंट है, आपके पैदा होते टाइम में नहीं, आज की पोजीशन है, ठीक है। आज का ध्यान में ट्रांजिट है ये, यहाँ पे लिख देता हूं कंफ्यूजन आए। गोचर, ठीक है। केतु का गोचर है लियो राशि पे, और राहु है आपका कुंभ राशि पे। ये है आज के 4 ग्रह को हमें देखना होता है कि इनका प्रभाव है जो घटनाओं पर, हमारे, आपके, हमारे सब पे अंतरदशा से ज्यादा मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इनके ट्रांजिट का जो इफेक्ट आता है वो आप खुद ट्रायल करके देखना। इनके गोचर का प्रभाव कितना ज्यादा तेज रहता है ट्रांजिट का, क्योंकि ये करंट में आपको इफेक्ट कर रहे हैं। वैदिक में भी नियम है, वैदिक में भी कोई घटना जब घटित होती है तो हम अंतरदशा देखते हैं कि अंतरदशा किसकी चल रही है। उसके बाद फिर हम ट्रांजिट गोचर लगाते हैं कि गोचर परमिशन दे रहा है क्या उस घटना को। अगर गोचर और अंतरदशा दोनों अगर सपोर्ट कर दें तो वो घटना घटित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ गोचर पढ़ना है। गोचर को पढ़ के भी आप घटना को आइडेंटिफाई और उसको बता सकते हो, वो भी आपका करेक्ट आएगा, गलत नहीं आएगा। तो ये जो है करंट पोजीशन है। अभी अभी मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उसमें देखना आप 4-5 सवाल हैं, वो कैसे हल होते हैं। बिना, आपको सिर्फ और सिर्फ गोचर को माइंड में रखना है। गोचर को माइंड में रखोगे तो सारी चीजें हैं जो आप पे क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर मान लो मंगल का भी ध्यान रखना चाहो तो मंगल का रख लो, वो 45 दिन में राशि सर चेंज करता है। हाँ हाँ बताओ। निशा थोड़ा सा पानी देना, निशा।
थोड़ा सा पानी देना। हाँ, सर पूछ रहे थे कुछ जी, आप। गोचर का आपको तो मतलब आप गुरु है, आपको गोचर पता है, हम लोगों को कैसे पता रहेगा कि कौन सा ग्रह कौन सा गोचर कर रहा है, वो कहाँ से पता चलता है? नहीं मतलब नहीं आज नहीं, का, अब मुझे कल आज का जानना हाँ, है तो मैं कैसे जानूंगी? हाँ तो आप जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ना, आप पंचांग देख सकते हैं। आप आपको कुछ नहीं करना। आप जो तो भी वो ये ऐप ही सॉफ्टवेयर, यूज करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, ऐप में क्या करना है, ऐप सॉफ्टवेयर में, में ही? हाँ मैं तरीका बताता नहीं, हूँ। ऐप के बिना कैसे एक, जाने आप ऐसा? पंचांग देख नहीं, सकते हैं ना। हाँ, अभी तो देखो, पंचांग पंचांग। पंचांग देख लो ना, पंचांग से पता हाँ। लग जाएगा। आजकल तो अच्छा। बहुत सारे ऐप आ गए। एक आता है बहुत बढ़िया, जो आपके काम आएगा, उसका नाम है दृक पंचांग, है गूगल ना। से ही पता, गूगल से पता लग जाता है, गूगल से। मैं नोट कर देता हूँ आपको उसको, उसमें सारे जो है उसको खोल के देखो, उसमें बहुत बढ़िया है। उसका नाम है दृक पंचांग। गूगल करोगे तो ये आ जाएगा, उसमें मुहूर्त सब कुछ आ जाएगा आपका ना। ड्रिक हाँ, दृक पंचांग बहुत ऑथेंटिक है, ड्रिक इसको यूज कर पंचांग। लेना। और नहीं तो क्या करो, जो आपके पास सॉफ्टवेयर हो ना, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास हो, जो भी आप चला रहे हो, तो सरलता के लिए मैं बता देता हूँ। उसमें क्या करना है, आज की तारीख का, जैसे मान लो आपको आज का सिचुएशन जानना है, तो आज की तारीख की कुंडली बना लेना। जैसे आज जो भी तारीख है, 26 अगस्त है ना, तो 26 अगस्त, अच्छा, हाँ, मतलब मेरा आज जन्म हुआ है तो वो मुझे गोचर हाँ समझेगा, राइट हाँ, राइट। आज की तारीख का कुंडली बना लो। तो जैसे ही आप आज की कुंडली बनाओगे, तो उसमें आपको सारे ग्रह की प्लेसमेंट आपको दिख जाएगी, कौन सा है जो किस पे चल रहा है, और फिर उसको फील करो, और है ना। टाइमिंग? हाँ, आज टाइमिंग बस का जिस, बनाना हाँ, है तो टाइम जिस कोई भी टाइम डाल? पे, हाँ जिस टाइम पे आप बना रहे हो, आप सपोज मान लो अभी बैठे हो, तो अभी कितना बजे, 8:04 है, टाइम उसी टाइम का डालना जिस टाइम आप आज की कुंडली बना रहे हो। आप सपोज दोपहर को फ्री हो, आप 2 बजे फ्री हो, तो उस टाइम 2 बजे का टाइम डालो। कुछ भी नाम डाल दो, आज की डेट डाल दो, टाइम डाल दो, जैसे ओके करोगे, वो आपको आज का चार्ट बन जाएगा, आज की कुंडली बन जाएगी। उसमें गॉट आपको इट, ये ग्रह, गॉट उसमें इट, ये, गॉट इट। हाँ यही ग्रह मिलेंगे आपको। सैटर्न 12 नंबर में, जुपिटर 4 नंबर में, केतु 5 लियो पे चल रहा है, राहु आपका 11 नंबर पे चल रहा है, मार्स आज जेमिनी पे चल रहा है, मिथुन राशि पे गोचर हो रहा है। तो ये सारे के सारे ग्रह, क्योंकि देखो हम नॉर्मली क्या है, 4 ग्रह का प्रभाव है हमारे जीवन पे ज्यादा रहता है। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये 4 ग्रह हैं। और 4 में से अगर फिल्टर करना चाहो तो दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर और सैटर्न। इन 2 ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे जीवन पे, देखने को मिलता है जब ये राशि परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं अभी एक चीज और बता देता हूँ। अब थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। ये तो है बीएनएन का पार्ट, जो 28 अगस्त को जो कोर्स नया स्टार्ट होएगा, ये उसी का ही पार्ट है। उसी का मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट दिया है। अभी तक मैंने 12 क्लास में आपको कुछ नहीं बोला उसके बारे में। कल को आपको ऐसा लगे कि ये हमें बता रहे हैं या अपना कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो मेरे दिमाग में जो आपको अच्छी, जो इसमें मुझे नहीं पता कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन मुझे जो लगता है अच्छा आवाज है। ब्रेक हो रही है। अभी आ रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक आ रही है? अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आ रहा है ना। है। थोड़ा सा ब्रेक ही हो रहा अच्छा, है, थोड़ा सा अभी ब्रेक तक पड़े। आ रहा था। एक मिनट ठीक कर, अभी ठीक करते हैं, एक सेकंड। अभी ओके है? एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हाँ जी। हाँ। एक सेकंड। मैं आपको यही कह रहा था कि जो जितनी क्लासें हमने की है, मैंने आज ही जो कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा मैंने आज ही आपको बताया है कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे कोर्स का रहने वाला है। इससे पहले मैंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है। जितना मेरे दिमाग में आ रहा था उतना मैं आपको बता रहा था, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई फ्री कोर्स बोल के हम लोग को, ऐसा कोई कोर्स का सेल करने का ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है।
मेरे को जो आप लोगों के लिए ठीक लगा वो सब मैंने बताया। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, उससे मेरे को कुछ भी नहीं है। मेरे को जो देना था वो मैंने मेरा काम दिया, ठीक है। अभी एक चीज और पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा वैदिक पे आते हैं। देखो, ये आपके पास एक चार्ट है ना। अब थोड़ा वैदिक का ही पार्ट है। अभी जैसे जब हम हाउस का क्लासिफिकेशन वो सब पढ़ रहे थे, तो ये 159 जो ये पहला ट्राइन है आपका 159 है ना, ये क्या है, इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं 159 को, है ना। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें सारे कर्म है ना आपके फिक्स हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो जो प्रारब्ध आपका इन घरों से आपका लिख दिया गया है, इसमें आप कुछ ज्यादा बदलाव आप कर नहीं सकते। ये आपके पास्ट के जो लाइफ है उसके हिसाब से आपको इन ग्रहों में प्लेसमेंट अब मिल गई है, इसमें आपको कुछ नहीं ज्यादा कर सकते। अब क्या है, कहाँ कर सकते हो आप, क्योंकि ये है लक्ष्मी स्थान, मतलब ये आपके फिक्स्ड है, इनके ऊपर ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। अब आप काम कहाँ कर सकते हो, जो इस लाइफ के अंदर वो जो हेल्प करेंगे वो आपके करेंगे ये वाले केंद्र, जो इस इसमें ना केंद्र 1 4 7 10 2 5 8 11, जो ये जो क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का, 90 डिग्री से, ये कुंडली का आपका पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आप काम कर सकते हो। ऐसा कहा गया है कि अगर आपका इस चार में इन केंद्र स्थानों पे अगर मान लो एक भी शुभ ग्रह है ना, एक भी अगर शुभ ग्रह है तो वो पूरी कुंडली को स्ट्रेंथ कर देता है। और यही अगर मान लो आपका चारों में, इन चारों में अगर मान लो भला ही चाहिए आपका 1 5 9 में शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ अगर मान लो मेलेफिक बैठ गए, मेलेफिक सैटर्न मंगल राहु केतु, आपको बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी डिफिकल्टी लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप जल्दी से मतलब स्टेबल आप नहीं हो पाओगे अगर ये केंद्र आपके कमजोर पड़ गए तो, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर है ना आपका ये जो तीसरा, छठा, 10वां और आपका 11वां, ये कहलाते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। ये है उपचय हाउस। जब हम हाउस पढ़ रहे थे तो ये त्रिकोण हो गया, ये आपके केंद्र हो गए, इसके जस्ट ऊपर है जो है आपके उपचय, जो आपके समय के साथ, अगर इनमें भी अगर आपके मेलेफिक प्लेनेट हो चाहे शुभ ग्रह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन से हैं, लेकिन जनरली ऐसा कहा गया है कि अगर मान लो मंगल राहु केतु शनि अगर इनमें बैठते हैं तो अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं उपचय हाउस के अंदर, ठीक है। ये इसी केंद्र को ये सपोर्ट करते हैं, तभी इस केंद्र की इतनी अच्छी भूमिका दी गई है कि यहाँ पर ही आपको काम करना है। आप सीधा सीधा समझ जाओ, यहाँ पर इस पे इन घरों पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आपको डिसाइडेड है काम यहाँ पर करना है। अगर आपको यहाँ पर प्लेसमेंट ऐसी दिखती है कि यहाँ पर कुछ पाप पीड़ित या पाप ग्रह आते हैं, तो उन ग्रहों का आपको उस पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब आपकी कुंडली को स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, आप जल्दी से हिलोगे नहीं, है ना। फिर आता है आपका ये वाला, और जो ये उपचय हाउस, ठीक है। और जो ये वाले घर हैं, ये मैंने बताया था आपको, ये है आपके त्रिक 6 8 12। अगर इसके अंदर भी ऐसा कहा गया है कि ये अगर खाली रहें तो ठीक है, और अगर अदरवाइज इनमें मेलेफिक है तो थोड़ा सा प्रभाव आपको कम मिलता है, और शुभ ग्रह इनमें ना हो, तो ये 6 8 12 के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से आपको ये जो मेरा था एक टॉपिक मैंने कर रखा था कि भी केंद्र पे ज्यादा आपको फोकस करना है कि आपकी केंद्र की स्थिति क्या है, उनको कैसे संभालना है या उनको कैसे मैनेज करना है। उपचय हाउस सर अपने तीसरा, छठा और 11वां बताया ना? हाँ, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ठीक है, ये उपचय हाउस तीन, कहलाते हैं। 11 वो हेल्प करते हैं ना वो केंद्र को? हेल्प, वो केंद्र को सपोर्ट करते हैं, केंद्र को सपोर्ट करते हैं वो। अभी देखिए, अभी एक चार्ट बनाते हैं।
अब थोड़े से एक दो योग हैं जो थोड़ा सा देख लेते हैं कि योग कैसे बनते हैं। सर जी एक सवाल था, जो हाँ, उच्च पूछो हाउस पूछो। में अगर पाप ग्रह है, जैसे कि राहु मंगल शनि और कौन सा है, हाँ केतु, तो ये हाँ, सपोर्ट नहीं करेंगे फिर? नहीं, ये अच्छा रहता है। 3, 6, 10, 11 के अंदर आपके अच्छा। अगर हाँ पाप ग्रह हैं या तो ये कुंडली को स्ट्रेन देते हैं, अच्छा रहता है। अच्छा रहते हैं। और सर 11 में अगर शुभ ग्रह हो तो, जैसे सूर्य चंद्र। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। उच्च हाउस में कोई भी ग्रह बैठने दो, वो केंद्र को सपोर्ट ही करते हैं, ऐसे ही मानना है ना? हाँ, केंद्र को सपोर्ट करता है, वो ग्रह केंद्र को वो सपोर्ट कोई करता है। भी ग्रह रहने दो, वो हाँ, केंद्र वहां को पर सपोर्ट ही वहां पर करेंगे। जनरली अगर मान लो मैलेफिक प्लेनेट हो तो बहुत अच्छा थोड़ा स्ट्रेंथ करते हैं, प्रॉब्लम भी उसी देते हैं और आपको उसी तरह की आपको फिर ताकत भी प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए एक अच्छा। ये चार्ट है। अभी आप इसमें पंचम भाव का स्वामी कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा है, ये दिख रहा है ना, पंचम भाव का मरकरी। स्वामी सूर्य। सूर्य कहाँ पर बैठा है? पंचम भाव का पंचम स्वामी भाव में बैठा है ना। नाइन्थ है ना? पंचम भाव में हाँ। बैठा है ना, पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठा है, ठीक है। और हम्म। 4 प्लेनेट की युति में है, मरकरी साथ में है, मार्स भी साथ में है, जुपिटर भी साथ में है। अब देखिए, अब जो मंगल है, मंगल, अब ये जो एक राजयोग जो योग बनते हैं त्रिकोण का और केंद्र के स्वामी जब आपस में बैठते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो इन योग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, कि आप जब किसी का चार्ट देखोगे तो चला देना, ऐसे ही चला देना। आप जब किसी का चार्ट देखोगे तो चार्ट से पहले आप देखने के बाद में आपको यह भी देखना है कि इसमें कोई धन योग या बड़ा कोई राजयोग तो फलित हो रहा है क्या। अब देखिए इस चार्ट के अंदर, ये प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा सा देखा है कि थोड़ा इसका प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए लगन लॉर्ड है, जो लगन का स्वामी है पंचम में बैठा है। मार्स कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? चौथे घर का स्वामी है और नवम घर का स्वामी है ना। मंगल की दो राशि है ना, 8 नंबर 1 नंबर, हम्म। और ये किसके साथ आठों बैठा है? लगन के साथ में। तो ये राजयोग बन गया ना भाई। जब हम्म। त्रिकोण का स्वामी, जब त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी अगर लगन से कुछ संबंध बना रहा हो, है ना, जब त्रिकोण का स्वामी और आपके केंद्र का स्वामी जब आपके लगन से कोई युति कर रहा हो या लगन से कुछ संबंध बना रहा हो तो वो बहुत बड़ा राजयोग होता है ना। तो इस चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि चूंकि मार्स आपका 4th का और 9th का लॉर्ड है और वो लगन से लगन लॉर्ड के साथ में कंजंक्ट है, तो ये अच्छा राजयोग हो गया। इस व्यक्ति ने इसकी दशा में जब मार्स की सन की दशा में इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा राइज किया, बहुत अच्छा राइज किया, क्योंकि ये इसका राजयोग, राजयोग तभी फलित होते हैं ना जब महादशा होती है। जब हाँ अंतरदशा या महादशा सिग्नल देती है तब राजयोग एक्टिव होता है ना। तब भी एक्टिव होते हैं। हाँ। हाँ तब एक्टिव होता है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ये मैंने करवाया था प्रैक्टिस आपको, कि थोड़ा सा ये आपको समझ में आ जाए कि जब आपको देखना हो कि केंद्र का स्वामी और ये आपका केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी होता है तो ये होता है। प्लस
एक और ध्यान में रखना है कि दूसरा जो होता है, ये तो हो गया आपको, ये तो आप पढ़ लोगे इसको तो आराम से, लेकिन शर्त यही है कि इसमें कोई तरह का मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना आए। जब भी कोई राजयोग स्टडी कर रहे हो तो राजयोग में आपको देख लेना है कि कहीं कोई पाप ग्रह का प्रभाव तो नहीं आ रहा है, कोई दृष्टि नहीं आ रहा है, कोई इस तरह का ना। तो जब भी राजयोग स्टडी करो तो आप जब ये देखो तो आपको ये भी देख लेना है कि इनसे इनसे कोई पाप ग्रह पीड़ित तो नहीं है ना, ये भी चेक करना है। एक तो ये पहले प्रकार का राजयोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पाप ग्रह महत्वपूर्ण है। की दृष्टि होगी तो राजयोग हाँ, फलित नहीं होगा। फलित नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब और बताता हूँ, ये पहले तरीका है जो ये बहुत पावरफुल है, ये जो राजयोग है ये बहुत पावरफुल है। अभी और बात करते हैं। सेकंड क्या होता है कि सेकंड टाइप का हो गया आपका, आपको देखना है 9th और 10th, नवम और दशम। अब देखिए कि ये हो गया राशि परिवर्तन, है ना, मतलब जो मार्स है वो शुक्र की राशि में और जो मंगल है वो शुक्र की राशि में, तो ये हो गया राशि परिवर्तन योग। जब नवम का दशम का राशि का परिवर्तन, इसको परिवर्तन योग बोलते हैं। नवम का और दशम का जब भी योग बनता है वो योग बहुत व्यक्ति को बहुत ऊपर तक राइज करता है। अच्छा सर्वश्रेष्ठ योग आ गया है नवम का और दशम का। अब आप देख रहे हो कि मंगल है वो शुक्र की राशि में और जो शुक्र है वो मंगल की राशि में, दोनों ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया ना। तो सर ये यहाँ पे पूछना था मुझे कि लग्न और 12वें भाव की जो राशि परिवर्तन होगा वो शुभ माना जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, नहीं, जी सिर्फ नवंत और 10th का बता रहे हैं ना, हाँ इसमें राशि 9th देखो, परिवर्तन होना हाँ चाहिए। हाँ राशि अभी और आते हैं। अभी मैंने 2 प्रकार बताए हैं, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट करना। अभी मैंने दो पॉइंट बताए, अभी मैं इस पे 4-5 पॉइंट और डालूंगा। अभी आपने देख लिया है, पहला देखा आपने कि त्रिकोण का और केंद्र का अगर लगन से संबंध होता है तो वो अच्छा राजयोग होता है। अभी हमने ये देखा था ना, हमने देखा था पिछले वाले चार्ट के अंदर कि लगन का स्वामी त्रिकोण, सॉरी केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी लगन के साथ में युति कर रहे थे, तो वो एक वो अच्छा राजयोग हो गया। अब जो दूसरा प्रकार का योग है वो है नवम का और दशम का। अब एक तो ये हो गया भाई आप इसको ये कह सकते हो ना कि नवमेश है, जो नवमेश है वो दशम में है और जो दशमेश है और वो नवम में है। दशमें से नवमेश में है। दशमेश नवम में, ये बहुत बड़ा राजयोग है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छा राइज करता है दूसरे प्रकार का। ठीक, अब और सर जी इसमें पाप ग्रह होंगे तो हाँ थोड़ा सा कमी आ जाएगी, राइज फिर भी देगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब चूंकि मंगल अपने आप में पाप ग्रह है ना, लेकिन चूंकि ये नवमेश का नवम भाव का स्वामी है ना, ये नवम भाव का स्वामी है। लियो लगन के लिए, लियो राशि के लिए मंगल योग कारक प्लेनेट है। योग कारक पता है आपको, जो जितने भी हम जो लगन पढ़ते हैं 1 से लेकर 12 तक, उसमें सब में एक एक प्लेनेट है जो योग कारक बने हुए। जैसे लियो लगन के लिए मंगल त्रिकोण का स्वामी है। उच्च नहीं, उच्च नहीं, योग कारक प्लेनेट। हाँ, योग कारक प्लेनेट की स्टडी करने के लिए सिंपल सा रूल है। जैसे अभी हम लियो सिंह राशि का देख रहे हैं, तो सिंह राशि के अंदर अगर आपको पढ़ना है कि योग कारक प्लेनेट कौन बन रहा है, तो आप देखोगे कि पंचम का स्वामी और केंद्र का स्वामी है ना, एक केंद्र का स्वामी और एक पंचम का स्वामी है। तो ये इसके लिए लियो लगन के लिए जो मंगल है वो योग कारक प्लेनेट हो गया। यहाँ पर अगर मान लो मैं मिथुन लगन बना दूंगा, अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिख दूंगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। तो जो इसके लिए जो बना नवम का स्वामी शनि, इसके लिए योग कारक प्लेनेट हो गया, नवम भाव का स्वामी। हेलो गुरुजी, मतलब जो नवम में बैठा है कारक ग्रह है। हेलो, नवम की राशि का स्वामी योग कारक है केंद्र के लिए। हाँ, केंद्र से और त्रिकोण से अगर संबंध रखता है तो वो ग्रह उसके लिए योग कारक हो गया, है ना। अब मरकरी में नवम की एक सेकंड मैं वो थोड़ा सही करता हूँ इस चीज को। जैसे सपोज नवम का राशि का जो स्वामी है अगर केंद्र में
कुछ हाँ ये बना दे, हाँ तो वो हाँ, योग कारक होता है। देखो इससे फिर से समझो कि एक स्वामी केंद्र का लेना है और एक त्रिकोण का लेना है। जो भी आपको जिस लगन की आप पत्रिका बना रहे हो उसमें आपको देखना है कि अब जैसे आपका मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन में 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है। अब इसमें जो एक ये त्रिकोण, हम ये त्रिकोण भी लेते हैं, केंद्र भी लेते हैं, फर्स्ट हाउस को। तो इसमें जो योग कारक हो गया, बुध हो गया ना। हम्म, एक एक केंद्र का एक त्रिकोण का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी है। इसी तरह से आपको सभी लग्नों के लिए देखना है कि उन लग्नों के अंदर कौन अच्छा। सा जो है योग कारक प्लेनेट बन रहे हैं, एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी, है ना। तो इस तरह से योग कारक प्लेनेट आप 1 से लेके 12 तक के लगन पे निकाल लोगे। जो प्लेनेट ठीक। जिसकी राशि हेलो आपकी केंद्र में भी है। हेलो सर जी। हाँ, हेलो सर जी। बोलिए सर बोलिए। जो हमें नीच भंग राजयोग के बारे में भी बता दीजिए, नीच भंग और विपरीत राजयोग। अब भाई इतना देखो टाइम मेरे पास है नहीं, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो बहुत इतने हैं कि ठीक। मतलब ये हो जाएगा विपरीत राजयोग, नीच भंग, है ना। अभी तो मेन मेन जो मैं जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी आप उस पे रहो। हम्म, बता दूंगा, नीच भंग भी बता दूंगा। ठीक है, अभी बता दूंगा। पहले मैं ये सब बता दूं। ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी। ये पकड़, ये देख लोगे ना अब? यस सर। हमने बदल लिया। अभी अच्छे अच्छे राजयोग बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके आपकी आपकी पावर को बढ़ाएंगे। जैसे आपके पास जब आप अच्छे हो जाओगे, 4-5 साल प्रैक्टिस कर जाओगे, तो जब आप अच्छे अप्रोच करोगे, कोई बहुत बड़ा हो सकता है कि आपके पास कोई पॉलिटिकल आ जाए, कोई हाई रिच वाला आदमी आ जाएगा, तब आपके काम आएंगे। अगर वो कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंचा है तो कुछ ताकत होएगी, कुछ ना कुछ तो होएगा। जब वो आप पहुंचा है, वो आपके पास अगर कुंडली लेके आ गया, बोलेगा कि भाई मैं एमएलए का या एमपी का कोई इस तरह का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? तो अगर आपने स्टडी कर रखा है, अगर आपने ये सब पढ़ रखे हैं, तो आपके काम आएंगे उन राजयोगों को। बिना बिना अच्छे अच्छे स्ट्रेंथ राजयोग के बगैर थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अभी हमने क्या पढ़ा था। अब सपोज अगर आपका नवम भाव का स्वामी जो बनता है सैटर्न, दशम में बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी अगर दशम में बैठ जाए, यह भी बहुत बड़ा राजयोग है। सिर्फ हमने नवम के स्वामी को दशम में बैठाया है, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। क्योंकि देखिए, दशम आपका कर्म है ना, और नवम आपका भाग्य है। भाग्य का स्वामी आपके कर्म पे जाके बैठ गया, है काम ना। पे जाके बैठ गए। हाँ, कर्म पे जाके बैठ गया, तो ये भी एक राजयोग है। अब इसको उल्टा कर लो। अभी तो हमने, अभी जो पहले वाले चार्ट के अंदर हमने राशि परिवर्तन का दिखाया था कि एक ग्रह मंगल की राशि में था, एक शुक्र की राशि में था, तो वो राशि परिवर्तन करके बैठे थे, वो बहुत बड़ा राजयोग था। लेकिन अगर आपको नवम का स्वामी दसम में दिखे, ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। फिर इसको उल्टा कर दो। दसम का स्वामी अगर 10th लॉर्ड अगर 9th में बैठता है, जो कि जुपिटर बनता है, अगर दसम का स्वामी आपके कर्म का स्वामी आपके भाग्य में बैठता है, ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, इनको पढ़ लोगे ना, इनको पहले देख लोगे। उसके बाद अगर लगन का लॉर्ड 3 नंबर का स्वामी जो कि बुध बनता है, अगर आपके 9th हाउस में बैठता है, ये भी राजयोग है। ठीक है, अगर आपके तीसरे भाव का स्वामी नवम, इसीलिए त्रिकोण के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ नवम को रखा गया है। लगन, फिर पंचम, और पंचम से बैठ रहा है नवम। और इसी तरह से आपको केंद्र पढ़ने हैं। केंद्र से सबसे जो पावरफुल केंद्र है वो 10th हाउस है। दसम स्थान को सबसे पावरफुल केंद्र क्यों कहा गया है ना, कि केंद्र तो 4 है, लेकिन चारों में सबसे जो पावरफुल केंद्र है वो आपका दशम है, आपका कर्म है ना। तो ये भी एक अच्छा राजयोग है। ठीक है, अभी देखिए, ये मैंने 4-5 टाइप की बता दिए हैं ताकि आपको गलती नहीं लगे। अब अगर इसको उठा के, जैसे नवम का स्वामी बन रहा है सैटर्न, दसम का स्वामी बन रहा है जुपिटर, है ना, तो ये आपस में कहीं भी युति करके बैठ गए,
ये भी राजयोग है। आपने देखा, मैंने थर्ड हाउस पे सैटर्न जुपिटर को बिठाया है, जो कि नवम का स्वामी है, दसम का स्वामी है, दोनों युति करके बैठ गए। हमने राशि परिवर्तन देखा, हमने ये समझ में आ गया ना कि जब आपका दसम का स्वामी नवम का स्वामी युति बना के किसी भी घर में बैठ जाएं, वो भी राजयोग है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब एक इसको और घुमाते हैं थोड़ा सा। तो कहीं पे भी त्रिकोण और केंद्र में भी बैठे तो भी राज, कहीं, हाँ, इसके स्वामी अगर त्रिकोण केंद्र में कहीं पे जाके युति बना के कहीं बैठ पे गए, भी युति करके, हाँ, तो वो राजयोग माना जाएगा, राजयोग माना जाएगा। भला ही चाहे वो 11th में बन रहा हो, चाहे वो थर्ड में, हाँ, सेकंड में, फिफ्थ में, कहीं भी बन रहा हो, या केंद्र में भी, हाँ, या केंद्र में, तो वो राजयोग माना जाएगा। नवम का दसम का स्वामी अगर युति बना के बैठते हैं। एक पॉइंट और देखो, अगर एक और मेरे को दिखाना है आपको, राशि परिवर्तन का देख लिया हमने, 9 मेष 10 मेष देख लिया। और ये बना के देख लिया, है ना? अच्छा, अब एक ये जो मेरे पास सवाल आया था आपका, विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग, है ना? अभी क्या है विपरीत राजयोग में? क्या होता है 6 8 12 जैसे मान लो जो घर है आपके विपरीत राजयोग, तो जब सपोज यहां पर जुपिटर बैठा है और यहां पर मार्स बैठा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, वो आपका बैठ गया अष्टम पे, है ना? तो एक तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि भी अष्टम में मार्स है, लेकिन चूंकि ये बन रहा है कि जब छठे 8वें 12वें के स्वामी उसी घर में बैठ जाएं, उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। छठे 8वें 12वें घर के स्वामी अगर आपके उसी घर में 6 8 12 में बैठ जाएं, तो वो बनता है विपरीत राजयोग। समझ गए? जैसे 12th लॉर्ड शुक्र बन रहा है, शुक्र है, ठीक है, 12th लॉर्ड शुक्र है, इसको अगर मैं मान लो आपका छठे इसमें अष्टम पे बिठा दूंगा, तो अब ये विपरीत राजयोग बन गया। 6 8 12 के लॉर्ड जब उसी में बैठ जाए तो वो होता है विपरीत राजयोग, मतलब वो कैंसिल आउट हो गया उसका जो, ठीक है? नहीं, विपरीत राजयोग का क्या मिलता है, मतलब फल क्या होता है? फल मतलब भाई ऐसा होता है कि एक नेगेटिविटी जो होती है ना, वो थोड़ी सी, जैसे अष्टम का मार्स है, तो मान लो कुछ अचानक जो चीजें घटनाएं घटित होती है, दुर्घटना घटना इस तरह का, तो वो उस चीज के अंदर फिर वो थोड़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा विपरीत राजयोग की स्थिति के अंदर, है ना? क्योंकि इसका मालिक अगर इसी घर में बैठ गया, क्योंकि जो कि बुरे स्थान है, त्रिक भाव है, और उसका मालिक अगर इसमें बैठ गया, तो थोड़े से परिणाम है जो आपको इतने ज्यादा हाँ, नहीं वो तो अलग होता है सर, मतलब कि ये है वो अपने घर का बुरा नहीं करेगा वो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, है ना सर? यही ना सर? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। जी सर। हेलो हेलो हाँ, सर, शश महापुरुष, शश महापुरुष योग भी कुछ मैंने पढ़ा था। है, होते हैं। तो बाकी जो अभी 8:30 हो चुके हैं, थोड़े सो बचे हैं। अच्छा। वो जो है वो हम कल कर लेते हैं। एक दो और बता देता हूँ, है ना? एक होता है आपका एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका केंद्र में जुपिटर है ना, केंद्र में अगर जुपिटर है, बृहस्पति अगर केंद्र में है, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपकी ब्लेसिंग है ना? तो इस प्लेनेट को हल्के में नहीं लेना है। जब सब तरीके से आप जब कोई चीज से थक हार जाते हो, कोई चीज ऐसी आ जाती है स्थिति कि जब आपका सब उपाय सब काम करना बंद कर जाता है, तब बृहस्पति की जब गुरु की जर्नी स्टार्ट होती है। तो जुपिटर का प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना?
क्योंकि जुपिटर एक एक्सपेंशन का कारक है, बड़ा प्लेनेट है ना, और सैटर्न की ऊर्जा को रोकता है। जुपिटर के आगे शनि है ना, शनि आपके रुकावट का कारक है, आपके दुख का कारण है, आपकी पीड़ा का कारण है। तो आप देखो सैटर्न के बाद में जुपिटर आता है। जब हम अपना सौर मंडल पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है जुपिटर से आगे सैटर्न पड़ता है। तो आपको प्रोटेक्शन जो देता है वो देता है गुरु, जुपिटर, मतलब भगवान विष्णु या स्वयं जो है आपके चार्ट के अंदर। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ। तो अकेला केंद्र में, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि केंद्र में अगर जुपिटर है तो आपके चाहे कुंडली में लाख मतलब चाहे दोष हो, उन सब को वो प्योरीफाई कर देता है। अगर केंद्र में जुपिटर है, अगर आपका केंद्र में, अगर बृहस्पति का इतना ऊंचा स्थान माना गया है, अगर आपका केंद्र में है और आपको ध्यान देना है, जो केंद्र पे वर्क करना है, जो काम करना है वो केंद्र पे ही करना है। मैंने बताया ना कि 1 5 9 में आप बदल नहीं सकते, क्योंकि 5 में पूर्व पुण्य संतान है, 9 में आपका भाग्य है, आपके हाथ में नहीं है। आप खुद देख लो, आप आपके 1 5 9 जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केंद्र दिए गए हैं और आपके हाथ में उपचय 3 6 10 11 जहां पे भी आपको काम करना है। आप सीधे सीधे समझ जाओ कि यहाँ पर मेरे को वर्क करना पड़ेगा, तब आपकी पावर कुंडली की जो है स्थिति आपकी पावरफुल बनेगी। अब जो एक मैं बता रहा था बुध आदित्य योग के बारे में आपने सबने सुन रखा होगा, है ना? कोई तो भी बात कर रहा है पीछे। निशा, निशा थोड़ा सा स्लो, अरे ऐसे ही चला देना, आवाज आ रही है ना। देखो ऐसा है कि बुध आदित्य योग लगभग के चार्ट में मिलता मिलता है ना। जब सूर्य और मरकरी, है ना, ये आपके जब केंद्र में बैठते हैं, सन और मरकरी, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है ना। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बुध जो सूर्य कभी भी बुध को बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक कहते हैं ना कि क्रूर प्लेनेट है सूर्य, क्रूर प्लेनेट है, लेकिन मरकरी के साथ में ऐसा बिहेव आपको सूर्य का नहीं मिलेगा। वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको बचाएगा, क्योंकि पिता है ना। तो ये भी एक मिथ दूर करना। एक तो ये हो गया बुध आदित्य योग जो सूर्य मरकरी से बनता है। एक आता है आपका भद्र योग आता है, जब जुपिटर आपका केंद्र में हो और अपनी राशि में हो, तो वो होता है भद्र योग, है ना। और बाकी जो बचे हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कल हमारा देखो लास्ट डे रहेगा और उसमें हम कल कुछ और योगों की चर्चा कर लेंगे। अगर आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को लग रहा है योग, तो कल थोड़ा सा और इसमें कर लेंगे, जो जितने भी बचे हैं मेन में, तो कल मैं और बता दूंगा आपको थोड़े बहुत जो हैं, तो वो कल। आज जो आपने बताया उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछूं क्या? पहले ही आप समय दे चुके हैं ज्यादा। हाँ पूछो 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 सर, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप अभी बता रहे थे, मेरे 3 क्वेश्चन है। हम्म, केंद्र पर ही वर्क करना चाहिए हाँ जी। हाँ, ठीक है, केंद्र में सपोज करो चारों घर जो है उसमें से 2 में ये क्रूर ग्रह बैठ गए, एक नीच का होगा एक उच्च का होगा, ज्यादातर परिस्थिति यही बनती है। तो उसके क्या फल रहते हैं? एक दूसरा, अगर केंद्र में बुध बुध वगैरह ऐसे शुभ ग्रह बैठे और वो नीच के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी पावरफुल माना जाएगा। अगर केंद्र में, सिंपल सा लॉजिक है, केंद्र में अगर शुभ ग्रह हैं आपके, चाहे, है ना, केंद्र में अगर शुभ ग्रह है तो वो आपकी हॉरोस्कोप को, आपकी कुंडली को बहुत पावरफुल बनाते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। और अगर 2 मेलेफिक हैं और 2 बेनिफिक हैं तो भी पावरफुल है। लेकिन अगर चारों के चारों घर भी अगर आपके केंद्र के अंदर अगर चारों आ गया तो जीवन बहुत स्ट्रगल से भरा मिलेगा। चारों केंद्र में अगर शनि मंगल राहु केतु सूर्य अगर बैठ गए और मरकरी वीनस मून अगर ये इधर उधर होंगे, तो दैट मीन्स है कि उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा उसको मतलब हद से ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, या कहीं कोई ऐसी वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। ऐसे चार्ट के अंदर आप देखोगे कि डिप्राइव्ड, मतलब जो मूलभूत सुविधाओं से व्यक्ति है जो वंचित रहता है। तो हम कल हो सकता है कि दरिद्र योग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, अगर कल का समय रहा। कल का हाँ। अच्छा, अभी जो ग्रह बताए वापस बताएंगे, तो नहीं बैठने चाहिए केंद्र में। देखो अगर केंद्र में, देखो मेन हमारे 4 ग्रह हैं, सैटर्न, राहु, केतु और मार्स, ये 4 ग्रह, और सूर्य, है ना। सूर्य को एक साइड के दो, क्रूर कह दो, पापी नहीं कहलाता, लेकिन क्रूर है, क्रूरता करता है, ध्यान में रखता, सूर्य छोड़ता नहीं है।
सूर्य के रिजल्ट जब दंड देने पे आता है तो सबसे भारी दंड सूर्य भी देता है। तो इसीलिए इसको ऐसे भी देखना है क्योंकि हाँ शुक्र नहीं है ना मेरे मतलब। हाँ, शुक्र, जुपिटर और वीनस एकदम प्योरिटी वाले हैं। चंद्रमा में भी क्या है, चंद्रमा भी आपको देखोगे कि चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो मजबूत माना जाएगा, और जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है ढलता हुआ तो वो वीक माना जाएगा चार्ट में। तो मनस दो प्लेनेट हैं जो बहुत कुछ हमारा तय करते हैं, सूर्य चंद्रमा, है ना। सूर्य आपकी आत्मा होगी, मन हो गया आपका माइंड, मून हो गया आपका चंद्रमा, है ना। तो ये अगर आपके बतेरे मान लो राजयोग डिपेंड है। एक चीज और भी ध्यान में रखना, चलो अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो मेरे अंदर जो नहीं बताने वाली चीज है वो सामने आती है। तो अगर आपके राजयोग दिख रहे हैं, आपको धन योग दिख रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आपके मान लो सूर्य चंद्रमा वीक पड़ गए या आपका लगन लोड कमजोर पड़ गया, है ना, तो आपको उनको उसका रिजल्ट लेने में बड़ी तकलीफ आएगी। वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन जब आपकी बॉडी और आपका माइंड उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्या करेंगे। तब आप देखोगे बहुत सारे चार्ट के अंदर कि ऐसा तो हमने देखा था लेकिन ऐसा मिला तो नहीं। अब मान लो कि चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, चंद्रमा मान लो सैटर्न भी आ गया चपेट, सैटर्न ने भी आ गया, राहु भी आ गया, है ना, इस तरह से पोजीशन बन गई और उसके अंदर अच्छा राजयोग दिख रहा है, तो उसको फिर थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी। भाई कोई भी राजयोग धन योग को लेने के लिए मेरे पास पावर भी तो चाहिए ना, मेरा मन भी तो चाहिए। तो इसीलिए इसकी विशेषता ये है। और वो जो शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का हाँ, चंद्र बोले तो वो कैसे जानते हैं कि इसमें आप यूपी में देखो जो ना है वो कृष्ण भाई, पक्ष जो का। वो तो लिखा रहता है, आप जब अपने कुंडली पे हो अच्छा ना, पत्रिका में। हाँ, आप पत्रिका में लिखा रहता है कि आपका चंद्रमा, भाई चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसमें आपका नाम पड़ता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी से आपका नाम शुरू होता है। तो आप उस टाइम चंद्रमा कैसा था वो आपकी जब आप पत्रिका अपनी उसमें बनाओगे सॉफ्टवेयर में, आपको पता लग जाती थी, से पता लग जाएगा कृष्ण पक्ष का है कि शुक्ल पक्ष का है। तो आप उस हिसाब से अपने वर्क करो। अगर आपका शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो अपने चंद्रमा पे आप वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आपको लगता है लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आप चाहे दान दे, चाहे आप उसका मोती पहनो, चाहे कुछ भी है, उसको आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष वीक और कृष्ण पक्ष स्ट्रांग। है कृष्ण पक्ष का वीक, शुक्ल पक्ष का मजबूत, अच्छा है ना। हाँ, अच्छा पूर्णिमा, पूर्णिमा जिसको बोलते हैं ना, शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होते हैं ना, 15-15 दिन का, अंधेरा पक्ष और हम बोलते हैं ना हाँ रोशनी 15 वाला। हाँ, घटता है और अंधेरा बढ़ता है। वाला और रोशनी वाला, घटता बढ़ता। जो अंधेरा पक्ष नहीं, रोशनी वाला वो होता है ब्राइट, वो भी होता है आपका पंचमी तक, है ना। पंचमी जो पूर्णिमा, जो अगली पंचमी होती है जब वो ढलना शुरू कर दे तो पंचमी तक स्ट्रॉन्ग माना जाता है ना, वैसा है। सर बहुत खराब पत्रिका भी अपने हाथ में हो, हम्म अब खराब है तो है, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम्म भी अपने पास कोई आता है, अपन किसी के लिए फलादेश देखते हैं, हम्म तो उसमें काम करने की कहाँ जगह रह जाती, वो कैसे ढूंढना चाहिए। देखो ऐसा है, अब स्थिति पे डिपेंड करता है। मैंने कहा ना कि देश काल परिस्थिति, ये हाँ, तीन चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि आप व्यक्ति क्या कर रहा है ना। अगर देश काल परिस्थिति, पहला पॉइंट आपने देख लिया, आपने देख लिया कि ठीक है बतेरे से बता रहा, मान लो कि अष्टम छठा आठवां सब भरा पड़ा है, इधर उधर हो रखा है। अभी मैं आपको एक चार्ट मैं कल डिस्कस करूंगा, आज टाइम बहुत हो गया। कल हाँ, मैं एक चार्ट लगा के दिखाऊंगा आपको। और ये भी मैंने कंसल्टेशन करा था अभी, तो एक लेडी है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। और जो आपने बात पूछी है उसके बारे में कल मैं आंसर करूंगा, और उसको मैंने क्या बताया और उसको बताने के बाद उनकी लाइफ में क्या होया, वो भी मैं दोनों चीजें बताऊंगा। पहले मैं चार्ट लगाऊंगा और चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि कितना कुछ था और क्या उनको मैंने सजेस्ट किया, नॉर्मल बताया जो हर व्यक्ति उसको कर सकता है। ये आपको आपको ही देखना है, आपको खुद डिजाइन करना है कि हम क्या ऐसा सजेस्ट करें, तो जो ग्रह है वो ऑटोमेटिकली वो बता देंगे। तो कल इस पर डिस्कस करेंगे कि इसके इस स्थिति में क्या हो सकता है। इधर देखो, जिनके राजयोग है, जो सुखी है, हम्म, वो तो आपके संपर्क में कम आएंगे, अक्सर जो नहीं संपर्क में आएंगे वो कौन आएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा कि भाई जैसे जिनका अगर पावरफुल भी मिलेगा तो पावरफुल मिलेगा। देखो वेल्थ, ये तो चीज ऐसी है कि ये तो भूख ऐसी है कि हर आदमी अगर 2 फैक्ट्री है तो 5 लगाना चाहता है, 5 है तो 15 लगाना चाहता है।
हर व्यक्ति का काम, हमारा काम, हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसी एनर्जी मिली हुई है कि हमें तो अपने आप को बढ़ाना है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहता है। अगर लाइफ में अगर वो व्यक्ति जी रहा है, सच में जी रहा है, तो वो नेचुरली है कि वो कुछ अपने आप को बढ़ाना ही चाहता है। कोई भी आदमी अगर आप अच्छे से अगर जी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं होगा कि बस अब खत्म है, ऐसा नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति हर उम्र में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि ये हमारी बाय डिफॉल्ट नेचर है। पेड़ है जो Yes. छोटा है, तो बड़ा 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 उसको वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक वो टच कर सकता है, उसकी इच्छा रहती है। तो आप देखो ना, वनस्पति से तुलना कर लो, वनस्पति भी एक जीव है और हम भी जीव हैं। तो जीव का तो स्वभाव ही रहता है, आप चाहे 70 के हो जाओ, 80 हो जाओ, जीवन जीने की उमंग थोड़ी कम हो जाती है। तो चाहे कोई भी हो, तो जीना सब चाहता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो जो ऐसा मतलब ये नहीं इंडस्ट्रियल नहीं आते हैं, उद्योगपति नहीं आते हैं, या कोई नेता नहीं आता, सभी आते हैं। ये सभी आते हैं, सभी आपसे कंसल्ट आपसे लेंगे फर्दर में। जब तब एक व्यक्ति अगर एमपी है तो मंत्री कब बनेगा, मंत्री है तो मंत्री पोस्ट कब बनेगी, तो ऐसे सवाल तो आपको फेस करने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं वहां, ठीक है। ये विद्या ऐसी है कि जनरली जब आदमी दिक्कत में होता है तब आदमी के पास जाता है, लेकिन जो सेटल्ड है तो वो और उससे आगे बढ़ना चाहता है, वो और कुछ आगे करना चाहता है। तो इस तरह से राइट। और कुछ तो नहीं आज सवाल सर? एक्चुअली एक दो छोटी मोटी चीजें थी, पर पहले आपने बहुत टाइम दे दिया, आप कितना शोषण कर सकते हैं वो भी नहीं, पूछो कोई बात नहीं, चलो बताओ, पूछो। अच्छा सर, जैसे धन भाव हुए, दूसरा भाव हुआ, इसमें एक ग्रह उच्च का बैठेगा, एक नीच का बैठेगा। तो अब सपोज करो जैसे उसमें भी शुभ ग्रह, एक क्रूर ग्रह बैठ गया और एक उच्च मतलब शुभ ग्रह नीच में बैठ गया और क्रूर ग्रह उच्च में बैठ गया, तो उसके फलों का क्या वो रहेगा? नहीं, देखो, आप एक गलती करते हो हमेशा। कभी भी क्या होता है ना कि हमें ऐसे नहीं देखना होता है कभी भी। अभी तो जब एक आप पूरे चार्ट को एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, एक पूरे चार्ट में हॉरोस्कोप लगा के, तब चीजें समझ में। मैंने क्या कहा कि जो त्रिकोण है वो केंद्र का सपोर्ट है, केंद्र है जो उपचय भाव को सपोर्ट करते हैं, उपचय है जो ओपोक्लीम है ना। ये सब पर्णफर भाव आते हैं। ये मैंने पढ़ाया था शायद आपको, पर्णफर भाव और ओपोक्लीम शायद पढ़ाया था मैंने, है ना। तो ये सब आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है। आप क्या मानते हो कि आपका वेल्थ का जो है जनरेशन है सेकंड हाउस है? नहीं, आपका दूसरा, छठा, 10वां, ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, तीनों आपस में। देखो, छठा आपका डेली रूटीन का है, 10वां आपके प्रोफेशन का है। डेली रूटीन मेंटेन रखोगे, प्रोफेशन अच्छे से करोगे, तो धन जुड़ेगा, है ना। तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से सब भाव की जो एनर्जी है ना, वो इसी तरह से कनेक्टेड है। एक भाव का किया हुआ असर, अगर आपने खान पान बिगाड़ दिया, तो खान पान बिगाड़ दिया, छठे पे असर आ जाएगा। आपका डेली रूटीन चला गया, आपका पेट का दिक्कत चल रहा है, कुछ दिक्कत चल रहा है, दिक्कत कर देगा। छठा खराब होती है, आपका प्रोफेशन खराब हो गया। तो हर भाव से, जिस भावत भाव हम पढ़ रहे थे, तो भावत भाव से मैंने सब बताया था, ये हर हाउस से कनेक्टेड है ना। कि आपकी जो पत्नी का सुख है, मैंने बताया सप्तम से दशम है। अगर आप काम नहीं करोगे तो पत्नी तकलीफ, प्रॉब्लम, क्योंकि पत्नी का सुख वो है। तो इसी तरह से हर चीज को उस पर्सपेक्टिव में देखना है, पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर आपको उच्च नीच का ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना ही है तो ठीक है, उच्च का रिजल्ट है, आप उसको उसी हिसाब से पढ़ो, और अगर कोई प्लेनेट वैसे है तो उसको उस हिसाब से पढ़ो। मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई कोई खराब वाला, अपन कोई जो खराबी देख रहे हैं उसको सुधारने पर ही माइंड कंसंट्रेट किया जाए। मतलब कोई आया तो उसमें कुछ नतीजा जरूर निकाला जाए। अगर कोई खराब है तो उसका उस पर्टिकुलर, अगर कोई प्लेनेट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पीड़ित है, सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर से, वो मान लो ये तीन जो मेन इंपॉर्टेंट आपके, ये मान लो दिक्कत में आ रहे हैं, तो बस आप उसको ठीक करने के जो भी चीजें हो सकती है, आप उनको सजेस्ट करो। उसके लिए आप जो भी है प्राणायाम करवाते हो, आप सूर्य कराते हो या चंद्रमा का, किसी का भी आप वाई करवाते हो, उसी ग्रह का करवा के उसको बलि करवाओ, उसको पावर दो, है ना। तो ऐसे ठीक है। कल आप बचे जो योग हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमारा आखिरी सेशन रहेगा ये, है ना। जी। उसके बाद फिर 28 तारीख को जो जुड़ना चाहे वो कल आप उस ग्रुप में, मैंने ग्रुप बनाया है, तो आप उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर 28 तारीख का आपको ज्वाइन करना है तो, ठीक है। कल तो साथ के साथ थोड़ी रेमेडीज भी बताइएगा। हाँ, तो कल ले लेंगे थोड़ी बहुत रेमेडीज, है ना। जो बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं
उनकी जो सामने आ जाएगी उसकी थोड़ी रेमेडीज भी साथ के साथ ब्रीफ हाँ कर देना, बाद में फिर बड़ा तो टाइम हो जाता है। वैसे तो देखो मैं जब इस सेशन में चला हूं तो मैं चलते के चलते साथ साथ में बहुत कुछ बातें हैं जो मैं हाँ किसी भी ग्रह से संबंधित मैंने उसका जिक्र कर दिया था कि कैसे उसको उपाय को आपको कैसे करना है, मतलब मैंने आपको आइडिया हिंट दे दिया था। हाँ हाँ, एक फिर से एक राहु हिंट केतु मैं में आपने अच्छे से बता दिया रेमेडीज। हिंट देते हुए मैं चला हूं कि किस तरह से कनेक्ट करना है, कैसे करना है। जिम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, सब चीजें मैंने कनेक्ट कर करके मैं जब चला हूं तो उस हिसाब से चला हूं जब भाव पढ़ रहे थे। और बाकी कल का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्पेसिफिक जो होएगी वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। एक सब्जेक्ट है इसमें, जाप या दान। जाप कब करना चाहिए या कराना चाहिए, और दान कब करना या कराना चाहिए, ये भी कवर कर लें। इसको मैं थोड़ा सा समझता हूँ, लोगों को बड़ा हेल्प करेगा। हाँ ठीक है, कल कवर कर लेंगे, कोई बात, थोड़ा सा बता देंगे इस पे। मेरे को तो है इसका आइडिया, पर दूसरों को नहीं है, ये इनको बहुत हेल्प करेगा सर। आप कहाँ से हैं संदीप जी? जयपुर से हैं क्या आप? मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान। अच्छा, उदयपुर, राजस्थान। बायकाश ब्राह्मण हूँ। मैं नहीं करता, मुझे नहीं आता इतना, पर मेरा परिवार, मेरे चाचा दादा वगैरह इस प्रोफेशन में रहे हैं, तो बचपन से मैंने इन चीजों को सुना है। मेरे को निकालना नहीं आता, पर बचपन से मैंने उन चीजों को सुना है। चलो कि ठीक है सर। तौर पे कमजोर आए तो उसको सस्ते उपाय बताओ। आदमी की परेशानी का उपाय अगर आपको नहीं बताया तो फिर वो आपके पास आके लाभान्वित नहीं हुआ। हाँ ठीक है। इस संदर्भ में मैंने कुछ उपाय, जैसे ध्यान है, पर देखना उसका अच्छा नहीं आता। वो जब सिखाना चाहते थे तब सीखी नहीं। नाउ आई एम 50 years old, पर अब मन लग गया इसलिए कर लिया। जो जितना परिवार में आता था वो आता है। ये कौन है मिस्टर डोसा लिखा हुआ है? ये पहली बार है क्या क्लास में? कैमरा ऑन करना अपने। मिस्टर डोसा कौन है ये? अच्छा, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करो, म्यूट हो आप। अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से हो। आज पहली बार आए हो आप शायद, है ना? नहीं, तीसरी चौथी बार आया। अच्छा, तीसरी चौथी बार आए हो। ओके। अच्छा, आप ग्रुप में हो ना? आप लोग सब ग्रुप में हो ना? चलो ठीक है। कैसा लगा आपको? ठीक लगा? बढ़िया। एक मेरे को ये पूछना था गुरुजी, ये अपने 10वें भाव में राहु, सूर्य, शुक्र बैठे हो और बुध, तो युग की युति क्या होती है? और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता हो। नहीं देखो, सूर्य कमजोर हो गया ना राहु के साथ में। अच्छा, कमजोर हो गया। हाँ, कमजोर हो गया ना। लगाता है ना सूर्य और राहु को। शुक्र अपना 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है। हाँ, तो शुक्र के साथ वैसे बुध तो भी है। ये तो बहुत, मतलब जैसे बहुत जो मल्टी मिलियनरी है व्यक्ति, धनवान तो बहुत अधिक होएगा, पैसा तो व्यक्ति के पास आएगा, लेकिन कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस है, वो थोड़े से चांसेज हैं कि व्यक्ति उनसे सुख से थोड़ा वंचित हो सकता है। लेकिन पैसा, अब बहुत अधिक पैसे, मल्टी मिलियन का कॉम्बिनेशन है ये ना, बहुत पैसे वाले का कॉम्बिनेशन है ये। और उसके पास पैसा ही नहीं है अभी तो। हाँ, तो पैसा नहीं है तो दैट मीन्स है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है। बाकी पैसा तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन तो मान नहीं सकता। अब पैसा है नहीं तो कुछ देखना पड़ेगा, हुआ ना। लेकिन वीनस राहु मतलब बहुत बहुत ज्यादा पैसा व्यक्ति। गुरु की दशा भी गुरु और शुक्र की चल रही है। गुरु की देखो वो महादशा तो और अंतर्दशा शुक्र की। वो सब पढ़ना देखना पड़ेगा ना, वो ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा। हॉरोस्कोप लगाने से, देखने से पता लगेगा, ऐसे गुरु नहीं शुक्र, पता। जैसे गुरु शुक्र और केतु अगर षष्टम या अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या? चलो सर, आज एंड करते हैं, थोड़ा सा मैं भी बहुत थक गया हूँ अभी, है ना। कल मिलते हैं, ठीक है? ओके गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे गुरु जी। थैंक यू।